तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो पहला T20 मैच हुआ है उससे क्या क्या हमें सीखने को मिला है, काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली है, कई सारे नए क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको आंसर करना है, उन सबसे फिगर आउट करना है क्या गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी एक्चुअली में चल रही है, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग शायद लगेंगी लोगों को चीज़ें। साथ ही साथ आईपीएल तो ऑफ कोर्स अभी आने वाला है भाई, मेगा ऑक्शन आने वाला है, तो उसकी तो बातें होती ही रहेंगी। तो हम लोग को काफी लोग रिक्वेस्ट करे थे कि ड्वेन ब्रावो जब से केकेआर के मेंटोर बने हैं वो कैसे हुआ एक्चुअली में मटेरियलाइज, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एक डिटेल्ड सेगमेंट उसके ऊपर हम लोग आज करने वाले हैं। और साथ ही साथ आईपीएल का जो आरटीएम नया रूल जो आया है उसको लेके भी काफी लोगों ने रिवोल्ट कर दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे हम लोग। एंड लास्टली possibly the most fiery topic of this podcast, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा किसको अगला आरसीबी का कैप्टन होना चाहिए 2025 में, या फिर कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। ये इसके ऊपर भी एक हीटेड डिबेट होगी। आई थिंक मोहित विराट कोहली की अच्छी साइड लेने वाला है। लेट्स सी। चलो ठीक है। एंड ये सब शुरू करने से पहले एक दो तीन डायरेक्टिव्स है जो कि मैं सबको हमेशा दूंगा। सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। चैनल की मेंबरशिप्स खुल चुकी है, उनका चेकआउट करो, काफी सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स हैं। और पिन कमेंट में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे क्रिकेट की बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस लगातार होती रहती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला T20 मैच काफ़ी डोमिनेटिंग तरीके से जीते हैं, काफ़ी नए डेब्यूज देखने को मिले हम लोगों को। मैंने 7-8 पॉइंटर्स बना रखे जिससे हमें पूरे मैच का एक ओवरव्यू मिलेगा। एंड ये सिर्फ इस मैच तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी डिबेट, फ्यूचर के लिए भी, ये पूरे फ्यूचर के लिए होने वाली है। ये मैच को हम एज अ स्मॉल डेटाबेस लेकर इससे क्या क्या हम लर्निंग्स अप्लाई कर सकते हैं 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, उस पर्सपेक्टिव से हमें बात करनी है। तो ये मतलब सेगमेंट की जो वैल्यू एडिशन होगा वो अगले 2 साल तक रहने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है, एंड ये हमने इसके हिंट्स देखे थे श्रीलंका वाली सीरीज में, बट आई एम ग्लैड कि ये चीज़ अब मुझे कंफर्म लगने लग गई है गौतम गंभीर के अंदर, क्योंकि आप सिर्फ एक सीरीज से यूजुअली आप गेज नहीं कर सकते कि कोच के दिमाग में क्या चल रहा है। बट द फैक्ट, आई थिंक इसमें रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हम लोग को कम से कम नंबर 8 तक तो बैटिंग चाहिए ही चाहिए। बट आई थिंक रोहित शर्मा के अंडर ये चीज़ आई थी, इसमें एक एडिशन गौतम गंभीर ने क्या करा है, हमें कम से कम 8 बॉलर भी चाहिए भाई। आई थिंक पॉइंट ये भी है कि उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप आने वाला था, एंड सो वी हैड टू गो विद मोर ट्रस्टेड ऑप्शंस। तो अब जो नई जनरेशन आ रही है गौतम गंभीर के अंडर या सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी के अंडर, वो नेचुरली हमारी है भी ऐसी कि ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं टीम के अंदर। करेक्ट। सो वो नेचुरली 8 बैट्समैन और इस टीम के अंदर भी 8 बैट्समैन थे और 7 बॉलर प्लस अभिषेक शर्मा भी था, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज एन ऑलराउंडर। ऑफ कोर्स, मतलब रियान पराग भाई कितनी अच्छी बॉलिंग कर रही है, यू आर नो लॉन्गर कंसीडरिंग हिम जस्ट एज अ बैटर। जो बंदा श्रीलंका के अगेंस्ट 3-3 4-4 विकेट निकाल रहा है वो मजाक नहीं है। तो वो लिटरली 8+8 का आपके पास ऑप्शन था। बेसिकली सिर्फ 3 बंदे थे जिनको आप बॉलर्स कंसीडर नहीं करोगे। एक तो संजू सैमसन जो कि विकेट कीपर है, दूसरा सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह जो कि खुद भी बॉलिंग करते हो आ रहे हैं, डेथ ओवर से बॉलिंग कर रखी है। आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया एडिशन गौतम गंभीर कर रहे हैं कि तुम ना देखना गौतम गंभीर का जो पूरा टेम्पलेट रहा है अभी तक इंडियन टीम में, बेसिकली दे आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर मल्टी यूटिलिटी प्लेयर्स। अगर आप बैटिंग करते हो सिर्फ बैटिंग से काम नहीं चलेगा, आपको हाथ घुमाना आना चाहिए। अगर आप बॉलिंग करते हो सिर्फ बॉलिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो रोल ऑलरेडी बुमराह को मिलने वाला है और वो टीम में स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। एंड परहैप्स आप कह सकते हो अर्शदीप सिंह या कुलदीप यादव में से जो भी खेला करेंगे, चाहे दोनों साथ में खेलें, ये 2-3 बंदे ही अलाउड हैं ऐसे जो कि बैटिंग शायद ना कर पाते। इनफैक्ट कुलदीप यादव को तो बोला गया कि भाई बैटिंग पे आपको ध्यान देना है, इंप्रूवमेंट करके दिखाया उन्होंने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अर्शदीप सिंह भी डिसेंट बैटिंग कर लेते हैं, हमने इंडिया पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में देखा था ये। और फिर हमने इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज में भी देखा था। एग्जैक्टली। तो इट्स नॉट अ जोक। तो मेरा कहना ये है कि हम लोग जो पिछले 2-3 साल से एको करते आ रहे सेंटिमेंट कि इंडियन टीम कहाँ लैक करती थी अभी तक, वो गौतम गंभीर ने एकदम मतलब हिटिंग द नेल एग्जैक्टली वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू बी, वो एकदम परफेक्टली करके दिखाया है। एंड आई थिंक इसी के चलते हुए बहुत बड़ा हाथ होगा गाइज लाइक वॉशिंगटन सुंदर, गाइज लाइक रियान पराग, यू नो समबडी इवन लाइक नीतीश कुमार रेड्डी जो भी अभी आ रहे हैं, राइट। ये नो का एक बहुत लंबा फ्यूचर हो सकता है T20 फॉर्मेट में। तो स्पेसिफिकली अगर गौतम गंभीर ने जो सिखा रहे टीम को ये आने वाले कोचेस भी अडॉप्ट करके चले, तो आई थिंक ये तो बात हम लोग सेफली। आई थिंक पॉइंट ये भी है ना कि अगर आप एज अ यंगस्टर टीम के अंदर आना चाहते हो, क्योंकि काफी अब वेकेंट स्पेसेस हो गई हैं, तो अगर आप एज एन ऑलराउंडर आओगे तो आपको
नेचुरली आपको प्रायोरिटाइज करा ही जाएगा कि आप टीम के अंदर आ जाओ. सो कोई भी एक यंगस्टर जिसको टीम इंडिया में आना है, इफ ही इज एन ऑलराउंडर, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी. तो एक वो बेसिकली एक एडेड मोटिवेशन आप कह सकते हो होता है उन लोगों के पास. प्लस अगर आपने अभी से ये बेंचमार्क रख दिया ना, तो फिर बाकी लोगों को ही पता है कि भाई अब ये बेयर मिनिमम है. हाँ, ये नहीं करा तो नहीं घुसेंगे टीम के अंदर. इनफैक्ट इसी के चलते पता है आगे मैं 2-3 लोगों पे सवाल उठाने वाला हूँ कि क्या ये बेचारे खेल पाएंगे भी, ये फिर से फॉर्मेलिटी के लिए सीरीज में आए. ओके. उसमें से कई सारे नाम जो है वो हमारी ऑडियंस को शायद पसंद भी नहीं आएंगे. तो करते हैं डिस्कस उसको. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. संजू सैमसन एज द ओपनर. या आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा डिबेटिंग पॉइंट होगा, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट बिफोर यू स्टार्ट, संजू सैमसन को एज एन ओपनर खिलाया तो जा रहा है सीरीज में. एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप इजीली चाहते तो किसी एक और ओपनर को लेके आ सकते थे. लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम ऋतुराज गायकवाड का होगा, जो कि पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग ने कई बार खुद भी कहा है कि यार आई डोंट थिंक गेल और गायकवाड जैसे लोग T20 टेम्पलेट में परफेक्टली फिट करते हैं. बट जब आपको पता है कि गेल, जायसवाल कोई भी नहीं खेल रहा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तब भी क्या आप गायकवाड को एक चांस भी नहीं दोगे? आई थिंक मुझे खुद भी जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो मुझे यही लगा था कि जब वो लोग नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं चांस दे रहे. बट लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने कंसिडर कर लिया है कि दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शन. अब संजू सैमसन के लिए भी लोग कहेंगे क्या उसके लिए कंसिडर नहीं कर रखा, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई दे आर स्टिल विलिंग टू गिव हिम अ चांस कि भाई अगर आप अपने आपको प्रूव कर लेते हो. ऑल्दो आई स्टिल डोंट गेट कि उसने ओपनिंग करी तो ओपनिंग में कैसे ही वो आने वाला है, करेगा बैटिंग तो नीचे ही करने वाला है. जायसवाल वगैरह तो वापस आ ही जाएंगे. तो आई डोंट थिंक वो लाइक टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है इस टाइम पे, क्योंकि सारे स्पॉट्स फिल्ड हैं. बट आपने ओपनिंग करवाई उससे, एंड जैसा भी खेला हो चलो वो दूसरी बात है. बट मे बी दे आर स्टिल विलिंग टू गिव हिम अ चांस कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके अब भी चांस है टीम के अंदर आने का. तो मेरा वही पॉइंट है. अभी इस वाले सेगमेंट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन द बैटर. क्या वो अपनी जगह एज अ बैटर बना सकता है टीम में? आई डाउट पर्सनली, क्योंकि पहली बात तो आई होप कि अभी 2 मैचेस में परफॉर्मेंस आए. बट द थिंग इज, क्या मैं अभिषेक शर्मा को लूंगा या संजू सैमसन को लूंगा? मैं अभिषेक शर्मा को लूंगा पर्सनली. क्या मैं जायसवाल को लूंगा या फिर संजू सैमसन को लूंगा? मैं पर्सनली जायसवाल को लूंगा. क्या मैं गिल को लूंगा या फिर सैमसन को लूंगा? ये एक डिबेटेबल पॉइंट है. ओके. द फैक्ट इज यहां पर मैनेजमेंट गिल को लेगी, तो उसमें हमारा से कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो तीनों पॉसिबल ऑप्शंस में संजू सैमसन सेकंड प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है. इसके चलते हुए अगर, अब मेरा सबसे बड़ा इशू यही है, मैं कह रहा हूं बाय चांस अगर संजू सैमसन ने बच्चे 2 मैचेस में परफॉर्म कर दिया, फिर तुम किस मुंह से उसको हटाओगे? आई थिंक ये हमने एक लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करा था, मुझे भी यही लगा था कि हम लोग सब लोग ना इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर रहे हैं कि ये इसमें नहीं खेलेगा, फिर इसे वापस निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी रही है. वेन एवर ही हैज गॉटन अ चांस वो नहीं कैपिटलाइज कर पाता उस पर. बट अगर उसने परफॉर्म कर दिया सीरीज में तो फिर आप क्या करोगे? बट नेचुरली द पॉइंट इज कि ऐसी बहुत सारी सीरीज हुई हैं जहां पे प्लेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है. गायकवाड ने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा था, गिल से ज्यादा रन मारे थे, बट स्टिल ही हैज नॉट बीन सिलेक्टेड. सो अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया में इतना कंपटीशन है, यंगस्टर्स में इतना कंपटीशन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई ऐसा होने वाला है जिसको आपको लगेगा कि यार ये डिजर्व करता था, बट ये टीम के अंदर नहीं है. एंड सैमसंग में भी वही बंदा होगा. अब मैं वही ऐड करूंगा, मैंने ये लाइव स्ट्रीम पे भी बात बोली थी. मैं वंस अगेन आई वांट टू रिआइटरेट दिस फॉर दोज ऑफ द पीपल हु मिस्ड दैट लाइव स्ट्रीम. ये जो पूरा एक विक्टिमाइजेशन बना रखा है ऑफ ऋतुराज गायकवाड एंड संजू सैमसन ऑन द इंटरनेट. पहली बात तो लोग कहते हैं कि दूसरों के पास पीआर है इसलिए इन दोनों लोगों को चांस नहीं मिलता. इनफैक्ट द रियलिटी इज कि आज की डेट में इन दोनों से बड़ी पीआर किसी की है नहीं शायद अपकमिंग प्लेयर्स में. फेयर, चाहे वो संजू सैमसन की हो चाहे वो ऋतुराज गायकवाड की हो. तो ये लोग बड़े स्मार्ट है वो नैरेटिव ट्विस्ट करने में कि एक्चुअली में इनकी पूरी पीआर लगी हुई है. इंटरनेट पे सारे ट्विटर पे ट्रोल्स लगे हुए हैं, बट ये प्रोजेक्ट अपने आप को ऐसे करते हैं जैसे दूसरे बंदे की पीआर है, इनकी पीआर नहीं है. सेकेंड बात, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आप उन गिने चुने प्लेयर्स में से हो जो कि मतलब आप उंगली पे गिन सकते हो. इंडिया में 99% प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता है. ठीक है, शायद 0.1% या 0.5% लोग कभी ना कभी इंडिया के लिए खेल जाते हैं. जो बच्चों के लोग हैं ना, उसमें से भी 0.1% लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली में रिकग्निशन मिलती है लोगों के दिलों में कि या ऑनलाइन कि ये बंदा डिजर्व करता है लेकिन ये खेल नहीं पा रहा. जो बच्चों के लोग हैं ना, 99.5% जितने भी हैं, उनको वो रिकग्निशन तक नहीं मिलती. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि मुझे लगता है कि अभी ना चाहते हुए भी द नेक्स्ट बिग पीआर थिंग बनने वाले हैं. अच्छा, वो क्योंकि एक वो काउंटर मूवमेंट की तरह
एक राइज होगा इसको चांस नहीं दे रहे। हाँ डैम, एक्चुअली में भाई, क्योंकि दिख नहीं रहा तुम्हें साफ साफ क्लियरली। आई मीन हाँ अच्छा खेल रहा है, बट इज ही दैट बिग ऑफ अ नेम कि लोग उसको लेके एक्चुअली में वो करेंगे कि इसको चांस क्यों नहीं मिल रहा? पॉइंट ये नहीं कि दैट बिग ऑफ अ नेम या दैट बिग ऑफ अ परफॉर्मेंस, बात ये है कि आप किसके अगेंस्ट पिच कर रहे हो। ऋतुराज गायकवाड़ का डोमेस्टिकली रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है जितना ईश्वरन का, या फिर जितनी बड़ी पीआर है। तो अभिमन्यु ईश्वरन के जो बेसिकली जो गायकवाड़ को हेट करते हैं, अब वो अभिमन्यु ईश्वरन को एक सहारा लेके उसके कंधे पे बंदूक चलाएंगे। राइट नाउ वुड यू पिक ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन इन योर टीम? आई विल पिक ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन फॉर द सेम रीजंस दैट आई विल पिक गिल ओवर ऋतुराज गायकवाड़। व्हिच आर? भाई मोर पेडिग्री, मोर एक्सपीरियंस एट द बिगर स्टेज। तो तभी मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक ईश्वरन का कोई चांस है भी इस टाइम पे गायकवाड़ के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चांस की बात है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ पीआर ऐसे काम करती है। ऐसे उसको डेवलप करा जा रहा है एज अ काउंटर फीट की भाई आप गायकवाड़ पे कैसे क्या बोल रहे हो, तब से इसकी बात करो ना फिर। और इसके चलते हुए सैमसन एंड गायकवाड़ आर दोस टू गाइस जिनको शायद उतने चांसेस नहीं मिले, या सरफराज खान को भी तो ऐड कर सकते हो, पर उनको एटलीस्ट रिकग्निशन मिल रही है। तो आप विक्टिमाइजेशन तो कर ही नहीं सकते, आप ऑलरेडी वो पूरे पॉपुलेशन के 0.5% पे हो। राइट, बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आई थिंक सैमसंग का तो सेम काउंटर वो भी है ना यार, अभी उसका फॉर्म कितना अच्छा चल रहा है ईशान किशन का, उसको नहीं लीग है टीम के। तो फिर आप सैमसंग को लेके क्या बोल रहे हो? विच इज नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट। संजू सैमसन एज अ बैटर प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सकते मोस्ट लाइकली, क्या एज अ विकेट कीपर जगह बना सकते हैं? क्योंकि संजू सैमसन टॉप ऑफ द ऑर्डर में तो होंगे नहीं, वहां पे ऑलरेडी हमें पता है कौन खेलने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, तो संजू सैमसन की जगह बनती नहीं है। एज अ विकेट कीपर और एज अ विकेट कीपर बैट्समैन रादर, क्या उन्होंने पंत से ज़्यादा प्रूफ करके दिखाया है? आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये एक बहुत ही उल्टा नैरेटिव फिर से बना रखा है कि पंत डिजर्व नहीं करता T20s में एंड सैमसन डिजर्व करते हैं। मैं पहली बात तो मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहता कि पंत की परफॉर्मेंस अच्छी रही है बुरी रही है। वी ऑल नो कि जितने एक्सपेक्टेशंस है उस पर नहीं खड़े उतरे, बट वो बंदा हमारे वर्ल्ड कप का 3rd हाईएस्ट स्कोरर था। लोग बहुत इजीली भूल जाते हैं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। इनिशियली जब बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे अमेरिकन फेज में, तो ऋषभ पंत खड़ा हुआ था वहां पर और एक नए रोल में आया था। कितने लोगों में ऐसी गट्स होती है भाई, 2 साल के बाद आप खेलने आ रहे हो क्रिकेट में और डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जा रहे हो और एकदम एक नए रोल में नंबर 3 पे बैटिंग करनी है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मुझे पता था कि पंत नंबर 3 पे बैटिंग करने वाला है। सबको लगा था स्काई करेगा तो विराट कोहली करेंगे विद जायसवाल एज द ओपनर। वहां पे उसने परफॉर्म करके दिखाया है, एंड अगर वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो संजू सैमसन ने कौन सा परफॉर्म कर दिया है? आई थिंक वही पॉइंट है कि एज यू सेड ना कि पंत भी एकदम एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरा अभी तक, बट जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं इस टाइम पे उसमें से यू ऑलवेज हैव टू पिक द बेस्ट। तो जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट इस टाइम पे पंत ही है। मतलब यू हैव टू एक्नॉलेज दैट कि इंडिया के लिए उसकी परफॉर्मेंसेस संजू सैमसन से कहीं ज्यादा बेटर रही है अब तक। और इसमें एक और आर्ग्यूमेंट ये भी होगा कि आप ईशान किशन को ही ले आओ फिर, क्योंकि ईशान किशन सीम्स लाइक अ मच बेटर ऑप्शन इन T20s। द प्रॉब्लम नाउ इज ईशान किशन का बेस्ट पोजीशन ओपनर है और वहां पे जगह भरी हुई है। तो अगर उन्हें टीम में आना है तो एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर ही आना पड़ेगा। अब मिडिल ऑर्डर बैटिंग अगर आप कर रहे हो तो या तो आप ऑलराउंडर हो या तो आप एक विकेट कीपर और सिर्फ एक ही विकेट कीपर बैट्समैन खेल सकता है। ये 2019 का सेमीफाइनल जहाँ पे 4 विकेट कीपर बैट्समैन खेल जाएंगे। राइट, बाय द वे वेडनेसडे को इसी के ऊपर एक वीडियो भी आने वाली है 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि तब अगर आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हो तो क्या ईशान किशन को आप ऋषभ पंत के ऊपर प्रेफरेंस दोगे? वो फिर एक क्वेश्चनेबल एस्पेक्ट आ जाता है। पर्सनली इफ आई से आई थिंक ईशान किशन में T20 को लेके T20 फॉर्मेट को लेके ज्यादा कैलिबर है इस टाइम पे। आई एग्री। सो एंड पता है जैसा टाइप का उसका गेम है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों वो मिडिल ऑर्डर में इफ गिवन अ कंसिस्टेंट रन और पूरा ट्रस्ट दिखाया जाए तो व्हाई ही वोंट बी एबल टू सक्सीड, क्योंकि एक्सप्लोसिव है वो काफी ज्यादा। कहाँ बैटिंग कराओगे यार? मिडिल ऑर्डर में आपको कहीं ना कहीं पोजीशन तो निकालनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो निकालना ही पड़ेगा। किसको निकालोगे इस टाइम पे? कौन निकल सकता है टीम में इस टीम में से? अभी तुम सोचो, अगर गिल को ओपनिंग करनी है तो जायसवाल और अभिषेक शर्मा में से कोई बाहर बैठेगा ही बैठेगा। आइडियल सेंस में अगर जायसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं तो गिल नंबर 3 पे होगा। रिगार्डलेस 3 स्पॉट्स हमारे फिक्स्ड है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को बैटिंग करनी ही करनी है। तो आप बेसिकली नंबर 5 या नंबर 6 से ऊपर बैटिंग कर नहीं कर सकते। और नंबर 5 या नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, रियान पराग, रिंकू सिंह ऐसे बंदे अवेलेबल हैं। या तो ऑलराउंडर्स या तो प्रॉपर बोनाफाइड फिनिशर्स। तो ईशान किशन को आप कैसे खिलाओगे? अगर हम लोग सैमसंग को निकाल रहे हैं तो हम पंत को लाएंगे, एक विकेट कीपर तो खेलेगा ही खेलेगा। सो नेचुरली किसी ना किसी को तो निकालना ही पड़ेगा। पंत नंबर 5 पे खेल सकता है।
यार खेल सकता है, बट मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि चलो जिस टाइप का उससे काफी चांसेस मिले पंत को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि गिल, जायसवाल और अभिषेक शर्मा तीनों एक लाइनअप में होंगे। अच्छा ओके, लग तो नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि फिर तुम वंस अगेन यू आर गोइंग फॉर टू मेनी स्पेशलिस्ट्स, ऑलराउंडर्स की कमी होते जा रही है। तुम ऐसे सोचो, जायसवाल, गिल, स्काई तो कैप्टन ही है, और ऋषभ पंत या जो भी विकेट कीपर है, 4 तो बंदे ऐसे ही हो गए जो बॉलिंग नहीं कर सकते डायरेक्ट। प्लस रिंकू सिंह अगर टीम में होंगे 5 हो गए, आधी टीम बॉलिंग नहीं कर रही, फिर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन तुम वंस अगेन वो रिग्रेसिव थॉट पे जा रहे हो। यार मतलब रिग्रेसिव भी अगर चलो 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं अभी, कोई ये मत कहना कि जायसवाल बॉलिंग कर सकता है, वो मत गिनाना। हाँ चलो 7 हो जाए, हाँ। या फिर 6 हो जाए। आई मीन 6 और 7 बॉलिंग ऑप्शंस आर आल्सो इनफ। आई थिंक 7 आइडियल। और 6 हो तो चल क्योंकि जाएगा। 6 तो ये कि आपको यूज करने ही करने हैं। वो जमाना क्या जब आपको सिर्फ 5 बॉलर यूज करने होते थे। हाँ। क्योंकि हर बंदा 4 ओवर डाल सकता है, तो 5 बॉलर यूज करेंगे 20 ओवर हो जाएंगे। नहीं, वो टाइम गया। 6 मिनिमम है, 7th एज अ सेफ ऑप्शन, जो कि रोहित शर्मा ने भी करा था फिर शिवम दुबे। कहाँ बॉलिंग करी उस बंदे ने वर्ल्ड कप में? पर नहीं तो वो एक कंटिजेंसी प्लान थे। 2 पेसर, 1 स्पिनर, 1 वॉशिंगटन सुंदर हो जाएगा, 1 हार्दिक पांड्या हो जाएगा, और 1 अगर अभिषेक शर्मा बैट करता है स्टार्ट तो वो भी कर सकता है। सो आई थिंक 6 बॉलर तो होंगे ही होंगे। पॉइंट है कि आप 1 और उसके अंदर ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते। अभिषेक शर्मा इज नॉट अ 6th बॉलर दो, और कम 7th बॉलर की तरह आप ट्रीट कर सकते हो अभिषेक शर्मा को अभी। तो पॉइंट मेरा वही है कि ईशान किशन को जगह बनानी बहुत मुश्किल है। वो तभी होगा जब वो ऋषभ पंत की जगह पे आ रहे हैं और गिल, जायसवाल और अभिषेक शर्मा में से 2 ही लोग खेल रहे हैं। वरना ईशान किशन का खेलना थोड़ा मुश्किल है। ऑल्दो आई होप कि किसी तरीके से फिगर आउट करो। यही प्रॉब्लम है, इस वक्त इतना ज्यादा टैलेंट अवेलेबल है ना। अभी तो हम ए टीम की बात भी नहीं कर रहे भाई, ये सारे बी टीम के प्लेयर्स हैं। गौतम गंभीर के टैक्टिक्स काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं इसके चक्कर में, क्योंकि ये सिचुएशन ही काफी कंफ्यूजिंग है। मतलब आई थिंक नथिंग टू ब्लेम यहाँ पे, गौतम गंभीर को ब्लेम नहीं करोगे। जस्ट देयर आर सो मेनी प्लेयर्स अवेलेबल कि आप कैसे उनको, एंड नेचुरली भी बहुत कम टाइम भी हुआ है गौतम गंभीर को। एंड टू हिज क्रेडिट आई थिंक बहुत अच्छी काम पता क्या कर रहा है गौतम गंभीर। उसे पता है कि 24 के T20 वर्ल्ड कप और 26 के T20 वर्ल्ड कप में 40 T20 मैचेस आपको खेलने को मिलने वाले हैं। तो आप जो एक्सपेरिमेंटेशन, पहले बात तो बहुत स्कोप है एक्सपेरिमेंटेशन का, पर जितना भी स्कोप है एक्सपेरिमेंटेशन का वो आपको पहले के 20 T20 मैचेस में जल्दी कर लो। आखिरी के 20 T20 मैचेस में करोगे तो वो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और वो एग्जैक्टली वही कर रहा है अभी। अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑलमोस्ट एक नई टीम उतार रहे हैं अलग अलग सीरीज में। इसके चलते कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा, क्योंकि आपने बेसिकली हर एक बंदे को टेस्ट कर लिया हर एक पोजीशन पर। हर एक पोजीशन के लिए 3-3 प्लेयर अवेलेबल है, 33 प्लेयर्स टोटल। बट फिर उसमें से आप वो 15 लोग कैसे सिलेक्ट करते हो, वो फिर एक गौतम गंभीर की एक्सपर्टीज पे आएगा। एंड ये चीज़ें अभी बहुत क्योटिक लगेंगी ही लगेंगी, मतलब आई एम श्योर लोगों को भी लग रहा होगा। पर ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट मेरा टॉकिंग पॉइंट होने वाला है, अभिषेक शर्मा बॉलिंग नहीं कर रहे। वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। आई थिंक डिसअपॉइंटिंग है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 7 बॉलिंग ऑप्शन थे एंड अभिषेक शर्मा 8वें एक बॉलिंग ऑप्शन 6 ही तो यूज हुए मेरे ख्याल से। नहीं हुए तो 6 ही यूज हैं, बट आई थिंक हमें गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कमी देखे बॉलिंग करते हुए, बिकॉज टीम के अंदर ऑलरेडी आपके पास एज अ प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन इतने सारे अवेलेबल हैं, तो आप क्यों ही चांस दोगे किसी ऐसे बंदे को जो चलो हाँ एज अ पार्ट टाइम बॉलर है। या मेरा पॉइंट ये है, जिम्बाब्वे में भी तो ये ऑप्शन था, पर उससे बॉलिंग कराई ना। उसने खुद भी कहा कि गिल ने मेरे से कहा था, मैनेजमेंट ने मेरे से कहा कि नहीं आप बॉलिंग करो। मेरा पॉइंट ये है कि अर्शदीप सिंह जैसे लोग हो गए जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि अब नाउ ही इज अ श्योर शॉट स्टार्टर। शायद उनको 4 ओवर ना कराने की जरूरत थी, 1 ओवर उनके उस कोटा में से हटा देते, 1-2 ओवर अभिषेक शर्मा से डलवाते रहो रेगुलरली। बिकॉज अभिषेक शर्मा अगर एक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन बन गए तो आई थिंक ही इज अ बिग, परहैप्स द बिगेस्ट एसेट टू द टीम भाई। एक ओपनर जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक एक्सप्लोसिव बैटिंग करके देते हैं हमें अब टॉप दी ऑर्डर। क्या मतलब युवराज सिंह के बाद हमें कब देखने को मिला था ऐसा प्लेयर? आई थिंक अभी वो 3 मैच का सीरीज है ना, तो पहला मैच हो गया, मे बी बाकी 2 जो मैचेस होंगे उसमें मैं शायद ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिले इन टर्म्स की, मतलब शायद अभिषेक शर्मा को भी बॉलिंग कराई जाए। बट अर्शदीप सिंह का भी आई थिंक एक मिनिमम लेवल ऑफ गेम टाइम उसका मिलना इंपॉर्टेंट है टीम के अंदर, इफ ही इज द मेन T20 बॉलर राइट नाउ, जब बुमराह नहीं अवेलेबल, टेस्ट खेल नहीं रहा क्योंकि हाँ मतलब सिर्फ T20 तो खेल रहा है, तो मे बी उसके भी 4 ओवर डालना इंपॉर्टेंट है। अब बाकी लोगों से शायद कॉम्प्रोमाइज करके इधर उधर कर सकते हो, बट मे बी नेक्स्ट 2 मैचेस में हमें शायद ज्यादा देखने को मिले। क्योंकि पॉइंट पता क्या है कि फॉरगेट अभिषेक शर्मा, इवन रियांग पराग डिडंट गेट टू, हाँ वो तो था। तो वही है कि इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं, बट यू हैव टू कीप टेस्टिंग देम, क्योंकि
वो जो रिदम बनी हुई है वो टूटनी नहीं चाहिए. एंड आई थिंक रियान पराग राइट नाउ इज अ फार बेटर बॉलर देन अभिषेक शर्मा. देयर इज नो डिबेट. नो डिबेट. बहुत रॉ है अभिषेक शर्मा, बहुत रॉ है अभी, लेकिन पोटेंशियल बहुत है अभिषेक शर्मा में. तो आई थिंक उस पोटेंशियल को डेवलप आप तभी करोगे जब अब डायरेक्ट वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं कराओगे ना. ऐसी सिचुएशन से आप पहले बॉलिंग कर रहे हो, आपको पता है टीम वो 70 पे कितना 6-7 विकेट गिर चुके हैं बांग्लादेश के. करा दो बॉलिंग यार, 1-2 ओवर क्या जा रहा है, 150 बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा. 12 ओवर में 11 ओवर में चेस कर दिया हमने. इतनी अच्छी हो गई थी पिच बाद में. मुझे लगता है ऐसी सिचुएशंस में ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए. लेट्स नॉट फोकस टू मच ऑन विनिंग इन बायलैटरल्स. ऑब्जेक्टिव हमारा वर्ल्ड कप जीतना है. आई थिंक उसको हमें नहीं भूलना चाहिए. रिगार्डलेस जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है, हमने नोटिस करा कि नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 4 पे बैटिंग कराई गई. एंड हार्दिक पांड्या नंबर 5 है. भाई बाय द वे हार्दिक पांड्या ने भाई क्या खेला है बंदा भाई. वो शॉट जो था, आई थिंक मैंने ट्वीट भी करा था कि इट इज प्रोबब्ली द कोल्डेस्ट शॉट आई हैव एवर सीन बिकॉज ऑफ द वे ही रिएक्टेड टू. भाई उसने पहले मारा ना, उसने बॉल देखी, जब बॉल पीछे चली गई ना उसने पीछे देखा, बस च्युइंगम चला रहा था और बॉलर को देख रहा था. दैट इज क्रेजी शॉट भाई. द फैक्ट कि मुझे लगता है हार्दिक पांड्या पे काफी सवाल उठे थे बिफोर द वर्ल्ड कप. आई थिंक वो सब रिमाइंड करवा चुका है सबको कि भाई जब मैं इंडिया से खेल रहा होता हूँ ना, कोई आंख उठा के भी ना देखे. प्लस जो वो 2 छक्के मारे थे वो लिटरली लग रहा था उसने चाटा मारा भाई बॉल को. हथौड़ा लेके मारा है. और ये वही ना कि अभी इस टाइम पे एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द आईपीएल. तो आई कैन जस्ट इमेजिन कि भाई मुंबई इंडियंस का कितना तगड़ा एसेट है इस टाइम पे. और मैं तो मतलब एज अ केकेआर फैन मैं तो दिल से चाहता हूँ कि हार्दिक पांड्या हैज अ स्टेलर आईपीएल भाई. मुंबई इंडियंस में खेल राइट मजा दिला दे भाई. तो आई थिंक हार्दिक पांड्या नंबर 5 या नंबर 6 कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं. हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, काफी फ्लेक्सिबल है. आई थिंक हार्दिक पांड्या द फिनिशर इज वेरी अंडररेटेड दीज डेज. लोग भूल जाते हैं कि वो कितने अच्छे फिनिशर हैं. बॉलिंग की भी बात करेंगे उनकी, बट उनके जो सक्सेसर होने वाले हैं अपेरेंट, जो कि उनसे 7-8 साल छोटे हैं, नॉट रॉन्ग, नीतीश कुमार रेड्डी. भाई फर्स्टली नॉट जस्ट नीतीश बट जितने भी लोगों ने डेब्यू करा है, क्या डेब्यू करे भाई. सबके अच्छे थे, इतने कॉन्फिडेंट लग रहे थे ये सबके सब. नीतीश कुमार रेड्डी का मुझे याद है भाई, बैटिंग करना है, दूसरी बॉल पे रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहा है लेग स्पिनर को. उसके बाद सामने स्टेप आउट करके एक डाउन द ग्राउंड सिंगल ले रहा है. इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था वो बंदा. मुझे वो लगा था भाई उसका जो कैच छूटा था ना वरुण चक्रवर्ती का, तब मुझे लगा था कि भाई थोड़ा अंडर प्रेशर ना आ जाए ज्यादा. पर वो चीजें बहुत कॉमन होती है डे नाइट मैचेस में. अच्छा ओके. स्पॉटलाइट देख के, क्योंकि हेड क्या कहते हैं उसको भाई, फ्लड लाइट के सामने कई बार ऑल्दो थोड़ी फ्लैट थी. हाँ भाई मुझे वही लगा. या तो फ्लड लाइट होती है ऊपर, या तो क्राउड होती है. क्राउड में कभी कभी बॉल साइट होनी बंद हो जाती है कि किसी बंदे ने व्हाइट कपड़े पहने हो, कुछ वैसे पहना हो. ओके. कई बार साइटिंग के इश्यूज होते हैं रात को. तो ठीक है, मतलब डेब्यू था तो हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं कि अच्छा इसके वजह से छूटा है क्योंकि डेब्यू था, नर्वस था. बट ये चीज काफी लोगों के साथ हो चुकी है. रिगार्डलेस आई थिंक जिस तरीके से उसने बैटिंग करी है, बॉलिंग की बातें बाद में करेंगे. नंबर 4 मुझे हमेशा से लगता है नीतीश कुमार रेड्डी अगर खेल रहे नंबर 4 या नंबर 5 मैक्स. आई डोंट थिंक ही इज और ही विल बी दैट ग्रेट ऑफ अ फिनिशर लाइक हार्दिक पांड्या. उनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज्यादा इनिंग्स बिल्डिंग में मुझे दिखती है. अभी स्किल सेट चेंज करने अलग बात है, जो रॉनेस है अभी टाइम में वो मुझे इस तरफ दिख रहा है. आई थिंक प्लस नीतीश कुमार रेड्डी का होना इतना ज़्यादा क्रूशल है ना हमारे लिए, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है ना कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए कुछ ना कुछ करके. वो इतनी रेयर बेसिकली आप कह सकते हो स्किल है इंडियन पूरे क्रिकेट सीन में. बाहर तो चलो तब भी थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट हम लोग T20 वर्ल्ड कप में सोच रहे थे कि हार्दिक पांड्या का चलो कैसा भी फॉर्म हो ना आपको लेना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली बिकॉज यू ट्रस्ट हिम, बट बिकॉज आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं उसका. सो अगर एक 7-8 साल छोटा एक प्लेयर है जो कि वही एबिलिटी रखता है, एबिलिटी इन द सेंस कि चलो उसका स्किल सेट वही है, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू पे ह्यूज डिविडेंड्स फॉर अस. अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 4 नंबर 5 बैटिंग कर रहे हैं तो कैसे फिट करोगे टीम में. वंस अगेन ये बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है गौतम गंभीर के लिए, बिकॉज अब पूरा थीम ही यही आप नोटिस करना है इस पूरे मैच के जो लर्निंग्स हैं. वंस अगेन अगर आप गिल और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग करा रहे हो, एक सेकंड के लिए हम जायसवाल को भूल जाते हैं, चलो गिल को भूल जाओ, जायसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं. नंबर 3 पे या तो स्काई या तो पंत, जो बचा है वो नंबर 4 पे आ जाएगा. तो फिर मतलब नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे हैं मोस्ट लाइकली. पांड्या नंबर 6 पे फिर पांड्या को आना ही चाहिए, आएंगे भी अगले वर्ल्ड कप में. अब नंबर 7 पे आप रियान पराग को क्या इतना नीचे बैटिंग कराओगे? जस्ट लाइक नीतीश कुमार रेड्डी, उनका भी आइडियल पोजीशन नंबर 4 वार ही है भाई. और नंबर 7 पे रियान पराग आएगा, दैट मींस रिंकू सिंह बाहर है फिर. तो क्या सोच रहे हो? राइट. तो
कैसे अभी हमने तिलक वर्मा की बात नहीं करी, अभी हमने शिवम दुबे की बात नहीं करी बाय द वे। आप कैसे इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करोगे? संजू सैमसन जिन्होंने ओपनिंग करी उनकी बात भी नहीं करी अभी हमने। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। नीतीश कुमार रेड्डी क्योंकि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, आई थिंक उनका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, बट क्या आप अगले वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों को सेम टीम में खिलाना चाहोगे? क्योंकि अभी तो मैं हार्दिक पांड्या को ऊपर ले रहा हूँ भाई, एंड नीतीश कुमार रेड्डी अभी आई थिंक 21-22 साल का है। अगर एक वर्ल्ड कप मिस भी करता था तो भी 24-25 साल का ही होगा। आई थिंक वही ना स्क्वाड होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भाई अगर ऐसा होना, बट बाई चांस अगर वो इंजर हो जाते तो हमें हमेशा ये लगता है कि अब कहाँ से लेके आए सब प्लेयर। करेक्ट। तो इफ ही इज इन द स्क्वाड तो एटलीस्ट आपको एक वो सेफ एक रिलायबल ऑप्शन प्रोवाइड करते कि इफ ही गेट्स इंजर्ड एक और प्लेयर है जिसका सेम स्किल सेट है। तो आई थिंक उस हिसाब से स्क्वाड में तो जगह बहुत आराम से बना सकता है, बट हाँ मे बी नॉट इन द प्लेइंग 11। और यही मेरा सबसे बड़ा लर्निंग है कि नीतीश कुमार रेड्डी एंड हार्दिक पांड्या कैन नॉट प्ले इन द सेम टीम। बहुत मुश्किल होने वाला है, अनलेस आप फिर एक पेसर काट दो, प्रॉपर पेसर, एक और बैटिंग ऑप्शन आ जाए, जो कि बेसिकली अनफेयर है क्योंकि आप सिर्फ बुमराह से ही थोड़ी खिलाओगे भाई। हर्षदीप सिंह, सिराज, मयंक यादव ये सब कहाँ गए? खेलेंगे ही नहीं, सिर्फ एक ही पेसर खेलेगा क्या? तो आई थिंक इसके चलते हुए नीतीश कुमार रेड्डी प्रॉमिसिंग तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन शायद वो प्लेइंग इलेवन में नहीं होंगे जब हमारी प्रॉपर प्लेइंग इलेवन बनेगी ए टीम के साथ। रिगार्डलेस अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। मयंक यादव, अनदर डेब्यूटेंट, वंस अगेन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, पहला ओवर उसका मेडन था और फिर दूसरों में विकेट। वंस अगेन मेरा इशू यही है, मयंक यादव ने बहुत प्रॉमिस दिखाया है, बट वो टीम में स्टार्ट कैसे करेगा? नहीं कर सकता। बुमराह एंड हर्षदीप सिंह को स्टार्ट करना ही करना है। अगर आप एक थर्ड पेसर को स्टार्ट करा रहे हो तो फिर आप कुलदीप यादव को बाहर बैठाने वाले हो? किसको बाहर बैठाओगे? क्योंकि कुलदीप यादव एक बैटिंग प्रॉस्पेक्ट तो नहीं लेके आते, तो नंबर 8 पे कोई और ही खेलेगा, कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे। जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा था सिराज और कुलदीप यादव के बीच में, और अभी हमने सिराज की बात भी नहीं करी है, शमी की बात नहीं करी है। तो मयंक यादव भी, मेरा कहने का मतलब ये कि ये सारे लोगों को टेस्ट जो करा जा रहा है ना, ये जो एक शॉर्ट स्टार्टर वाली पोजीशन पे आएंगे आज से 5 साल बाद आएंगे, प्रॉब्ली 28 वाले वर्ल्ड कप के आसपास, 26 वाले वर्ल्ड कप में भी आई डोंट थिंक ये सारे स्टार्ट करने वाले हैं। राइट। अच्छी बात क्या है, इनको अभी से चांसेस देने शुरू कर दिए, ये मुझे अच्छी चीज लगी। मैं ऑल्सो एक और चीज कहूंगा मयंक यादव के लिए कि ऑल्दो प्रॉमिसिंग बहुत है, सिर्फ पेस से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है हम लोग ओवर फैंटेसाइज करते हैं कि एक बंदा 150 के आसपास डाल रहा है तो नेक्स्ट बिग थिंग है, ये वो है। आज की डेट में कोई पेस से डरता है नहीं। उमरान मलिक एग्जांपल, उमरान मलिक इज अ बिग एग्जांपल। आपको स्पेशली T20s में पेस को बैक करने के लिए वो माइंडसेट, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम और वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज व्हाई आई आल्सो वांट टू सी हर्षित राणा फर्स्ट। मैं अभी से मन नहीं बनाना चाहता कि मयंक यादव ही खेलेंगे या फिर हर्षित राणा ही खेलेंगे। सबको एक बार 2 बार देखा जाए, फिर थोड़ा सेस करना शुरू करा जाए। ये तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट ओपिनियन? क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है कि मयंक यादव विल गेट द बुमराह ट्रीटमेंट, बिकॉज इतनी आप तेज बॉल डालते हो तो नेचुरली आपकी बॉडी पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ सकता है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन गेट इंजर्ड। बुमराह को स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो तेज डालता है। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड बॉलर, बट प्लस उनका एक्शन अपने आप में एक एक्स फैक्टर है। अगर वो 145 की जगह 135 भी फेंक रहा होगा ना बुमराह, उसका एक्शन ऐसा है कि आदमी राटल अप हो जाएगा उससे, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए उनको इतना जल्दी फास्ट ट्रैक भी कर दिया गया था टीम के अंदर। मयंक यादव के एक्शन में कोई एक्स फैक्टर नहीं है, उनके रिलीज से ही उनको एक्स फैक्टर बनाना पड़ेगा। बुमराह ब्लेस्ड है उस तरीके से, एंड कर्स्ड भी है क्योंकि वही एक्शन उनकी वीकनेस भी है बॉडी की। मयंक यादव को मेरा बस ये कहना है कि आई एम सीइंग टू मेनी पीपल हाइपिंग हिम अप। वो बच्चा है भी, उसको भाई जीने दो, इतना प्रेशर मत डालो उसके ऊपर, उसको फ्लरिश करने दो और अपना स्किल सेट खुद एक्सप्लोर करने दो। 20-21 साल की उम्र में आपको खुद नहीं पता होता क्या पोटेंशियल कितना है। तो मतलब अभी से दिमाग बना के चलो कि मुझे BGT में भी लेके जाना, मुझे यहाँ भी लेके जाना, वहाँ भी लेके जाना है, भाई बहुत रॉ है अभी बंदा। वही है ना कि मतलब अगर आपने इनिशियली इतना ज्यादा एक्सपोज कर भी दिया, इफ क्योंकि नेचुरल है ही माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन दोज बिग सिचुएशंस, फिर तुम ही लोग गाली दोगे। ये नहीं होना चाहिए। उस बंदे को आराम से भी अपना जगह बनाने दो टीम में। तो मैं ये जरूर कहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि वरुण चक्रवर्ती पे आने वाला है। हाँ भाई, देखो भाई 3 विकेट लिए, और ये तुम नोटिस करना, जितने भी लोग या तो डेब्यू कर रहे थे तो बहुत टाइम बाद खेल रहे थे ना,
स्पेशली इन द बॉलिंग नाउ, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी की बात करो, मयंक यादव की बात करो, वरुण चक्रवर्ती की बात करो, मोस्टली सब लोग जो पिटे हैं ना, अगर वो सिर्फ एक ही ओवर में पिटे, सिर्फ एक ओवर ऐसा था जो उनका गंदा गया, चक्रवर्ती तो पहले ओवर में पिट गया था और उसमें भी कैच छूटा था। हाँ। नीतीश कुमार रेड्डी का भी एक ही ओवर में रन आया है जो है। बाकी इन लोगों ने जिस तरीके से फिर उस एक्सपीरियंस को सीख के कम बैक करा है वो बड़ा अच्छा था। तो वो नर्व्स थोड़े से तो होते ही होते हैं। फॉर वरुण चक्रवर्ती पहले ओवर में 15 रन आए थे, उसके बाद मिलाकर आई थिंक 15-16 रन आए 3 ओवर में, 31 टोटल दिए उसने और 3 विकेट लिए। एंड ये उसके T20 आई बेस्ट बॉलिंग फिगर अब तक की। एंड अभी तक उसको जो तक खिलाया भी था वो कुछ बुरा भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बुरा भी नहीं था। एंड वो एक मीम आया था कल मेरे उस पे, रील आई थी, जैसे वरुण चक्रवर्ती सुना मेरे को 2021 का T20 वर्ल्ड कप याद आ गया। बट डू यू थिंक वरुण चक्रवर्ती आगे जाके एक परमानेंट फिगर बन सकता है? मेरा वही बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है। मैं KKR फैन हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि इनको KKR को रिटेन भी करना चाहिए। आई डोंट थिंक ही स्टार्ट्स फॉर द इंडियन टीम। नहीं कर सकता क्योंकि आपको कुलदीप यादव बिठाना पड़ेगा। वही, आप एक मिस्ट्री स्पिनर का टैग लेके जब आपको बैटिंग भी नहीं करते हो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज के डेट में पता है सबसे बड़े मिस्ट्री स्पिनर कुलदीप यादव है। वो एक टिपिकल मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, बट वो जिस तरीके से बॉल को रिलीज करते हैं, जो वेरिएशंस हैं उनके गूगली और लेग स्पिन के, वो रीड करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, स्पेशली बीइंग अ चाइना मैन। तो वो अपने आप में एक मिस्ट्री है आज की डेट में। एंड कुलदीप यादव कुछ कम नहीं है भाई। वरुण चक्रवर्ती को अगर टीम में जगह बनानी है तो वो नंबर 9, 10, 11 पे ही खेल सकते हैं। नंबर 8 तक जो बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर्स हमें चाहिए, वहां पे वरुण चक्रवर्ती की जगह नहीं बनेगी। तो सिर्फ 3 ही स्पॉट्स रहते हैं, उसमें से एक स्पॉट जाएगा बुमराह को, एक जाएगा अर्शदीप को, और एक जाएगा एक स्पिनर को या फिर एक थर्ड पेसर। तो बेसिकली वरुण चक्रवर्ती डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में भी पता किन किन लोगों से, कुलदीप यादव से, बिश्नोई से, मयंक यादव से, मोहम्मद सिराज से, मोहम्मद शमी से, ऐसे टाइप के लोगों से। क्या आप इनमें से ये कह सकते हो कि वरुण चक्रवर्ती को इनके ऊपर खिलाना चाहिए? राइट। अगर एक पेस फ्रेंडली कंडीशन है तो वैसे ही सारे स्पिनर्स बाहर हो जाएंगे। एक स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में क्या अभी वो बिश्नोई और कुलदीप यादव से ऊपर हैं? शायद कुछ लोग बिश्नोई का आर्ग्यूमेंट दें, बट कुलदीप यादव से ऊपर तो नहीं है। कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है इसमें। एंड ये बात पता है अपैरेंटली वरुण चक्रवर्ती से कही भी गई है पहले, ऐसे काफ़ी सोर्सेज बोलते हैं कि जब था कि भाई क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहे टीम में, इनसे बोला गया था कि आपको बैटिंग में अपना काम करना है। जिस दिन अपना बैटिंग थोड़ी इंप्रूव कर ली, जिस दिन हम आप पे रिलाई कर सकते हैं नंबर 8 या नंबर 9 पे एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, हम आपको टीम में ले लेंगे। जैसे कि हर्षित राणा के ऊपर ही बहुत बड़ा बोनस है ओवर मयंक यादव ऑल्सो, क्योंकि वो बैटिंग कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, आगे जाके ही गेट्स मोर चांसेस। वरुण चक्रवर्ती के पास वो नहीं है, विच मीन्स ही इज प्लेइंग एज अ प्रॉपर बॉलर। एंड वहां पे सिर्फ 2-3 स्पॉट्स ही, मतलब ये T20s में आगे जाके पूरी दुनिया में सिर्फ 2-3 स्पॉट्स ही रहा करेंगे। 11 में से नंबर 8 तक तो बैटिंग मिनिमम है, 9 तक होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरी कंट्री में अगर आपने उस स्किल सेट में स्पेशलाइज कर लिया तो शायद आप टीम के अंदर आ जाओगे, वो स्पेसिफिक उसी स्किल के बेसिस पे। बट वरना अगर नहीं है तो देन इट जस्ट रिइटरेट्स द फैक्ट कि अगर आपको आज की डेट में T20 टीम में आना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वन डायमेंशनल ना हो। आपको 2 चीजें आनी चाहिए। और मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको बेसिकली वो 2 स्पॉट्स जो बचे हुए हैं, 2 या 3 स्पॉट्स पूरी कंट्री में आप उससे फाइट कर रहे हो बेस्ट इन दोस 2-3 स्पॉट्स होने के लिए। इनफैक्ट एज अ स्पिनर आप शायद पॉसिबली सिर्फ एक ही स्पॉट के लिए लड़ रहे हो। नंबर 9 का जो स्पॉट होने वाला है, 10-11 पे अर्शदीप एंड बुमराह आई थिंक कंफर्म्ड है। तो वो अनफॉर्चुनेटली वरुण चक्रवर्ती जिस प्रोफाइल के प्लेयर हैं उसमें डायनामिक्स ही इस तरीके से हो रखे हैं कि आपको चांस नहीं मिल पाएगा मोस्ट लाइकली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे अभी बोला जा रहा है कि मैं अपनी T20 की टीम बना रहा हूँ, मैं किसको रखूंगा? मैं कुलदीप यादव। ऑब्वियसली यार, वर्ल्ड चैंपियन। तो इसी के चलते हुए शायद वही बात है, वरुण चक्रवर्ती के पास वो वाला फायदा भी नहीं है जो कि मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी के पास, कि अभी अर्ली 20s में है। एक वर्ल्ड कप मिस कर दिया तो अगले में खेल लेंगे। हाउ ओल्ड इज ही? लेट 20s? आई थिंक लेट 20s या 30 पे टच करने वाला है। ओके, तो समवेयर अराउंड 28 to 32 के बीच में ही होगा आई एम श्योर। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इसके एंड बाय द वे कुलदीप यादव भी अराउंड सेम एज के ही हैं। तो जब तक कुलदीप यादव खेलना तब तक फिर वरुण चक्रवर्ती कैसे खेलेंगे? उसके चलते वरुण चक्रवर्ती का खेलना बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल एक अनरियल लेवल अप हो जाता है एंड कुलदीप यादव थोड़ा सा गिर जाते हैं तो। बट जो लास्ट पॉइंट होने वाला है मेरा, लास्ट पॉइंट में मैं डिबेट करना चाहता था कि वॉशिंगटन सुंदर जो है नंबर 8 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे हमें। पहली बात तो क्या उन्हें नंबर 8 पे बैटिंग करनी भी चाहिए, एंड सेकेंडली आई थिंक जडेजा का रिप्लेसमेंट वही होने वाला है। हाँ, क्योंकि और रादर अक्षर पटेल अब वो जडेजा के रोल में आएंगे,
अक्षर पटेल जो नंबर 8 पे बैटिंग करते थे, अब वहां पे वॉशिंगटन सुंदर आने वाले हैं। क्योंकि अब मुझे इसमें ये लगता है गौतम गंभीर की एक्सपर्टीज आएगी। बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन कोई बड़ी बात नहीं कि इसको फ्लेक्सिबली खिलाया जाए। कभी आप देख रहे हो उनको ऊपर बैटिंग करते हुए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हाँ ओके, जैसे अक्षर पटेल को हमने वर्ल्ड कप में देखा था। फाइनल की बात कर लो यार, और कहाँ जाने की जरूरत है, पाकिस्तान वाले मैच की बात कर लो। ऋषभ पंत को नंबर 3 पे डाल दिया लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चक्कर में। तो आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर भी एज अ फ्लोटर खेल सकते हैं, बट नंबर 8 पर भी बैटिंग करते हुए हमें देख सकते हैं। एंड आई थिंक स्पिन में उनके प्रॉमिस आ रहे धीरे धीरे। वॉशिंगटन सुंदर वोंट स्टार्ट इन द मेन टीम ना वैसे? नहीं, आई थिंक वो करेंगे स्टार्ट। ओवर जडेजा गए ना, जडेजा। तो अक्षर पटेल कहाँ खेलेगा? अक्षर पटेल तो पहले भी टीम में था, हाँ, तो वो अपनी जगह पे खेलेगा। अच्छा, फेयर, ओके। अक्षर पटेल नंबर 8 पे बैटिंग कर रहा था, अब नंबर 7 पे आ जाएंगे वो। मतलब इससे बस मुझे ये लग रहा है, एंड द गाय दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली वाज रिंकू सिंह। क्योंकि इसका जो भी हमने डिस्कशन करा इसका क्रक्स ये है कि रिंकू सिंह वोंट स्टार्ट इन द टीम। एंड जो दुबे, वो तो और दूर की बात है, क्योंकि आई थिंक अगर दुबे को इफ दे आर ट्रीटिंग हिम जस्ट एज अ बैट्समैन, आई थिंक दुबे का खत्म। हाँ, तो आई थिंक रिंकू सिंह स्टार्ट्स ओवर हिम ईदर वे। प्लस इवन रियान पराग जैसे लोग भी आई थिंक आगे जाके स्टार्ट करेंगे उनको। बट देन अगर ये ही अप्रोच रहने वाली है तो आर वी कंक्लूडिंग कि रिंकू सिंह वोंट स्टार्ट इन द टीम? एक तो मेरे सबसे बड़ा इशू ये था कि रिंकू सिंह कल के मैच में भी अगर बैटिंग करने के लिए आता तो मोस्ट लाइकली नंबर 7 पे आता वही, एंड इट इज नॉट अ गुड पोजीशन फॉर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का वही इशू है कि या तो वो बॉलिंग तगड़ी करने लग जाए। अब मेरा पता है क्या कहना है कि वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, रिंकू सिंह ये सब भी साथ एक टीम में नहीं खेल सकते। वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग एंड रिंकू सिंह, ओके। ये मोस्ट लाइकली वो लोअर मिडिल ऑर्डर वाले एरिया में ही आने वाले, क्योंकि ऊपर तो पैक्ड है पूरा। पंत, स्काई, 2 ओपनर्स, 4 ये हो गए, हार्दिक पांड्या। उसके बाद नंबर 6 पे आप ये कह सकते हो कि अक्षर पटेल, रियान पराग, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, ऐसे ऑलराउंडर्स हमें और स्पिनिंग ऑलराउंडर्स देखने को मिले। कितने खिला लोगे? दो ही तो खिलाओगे इन सब में से। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में रियान पराग, रिंकू सिंह मेरे का साथ में खेलना। और क्या प्रॉब्लम होगी कि जब आप देखोगे कि हार्दिक पांड्या नंबर 5, नंबर 6 पे बैटिंग करके फिनिश कर सकता है, अक्षर पटेल ने वो चीज़ करके दिखाई है हमें, तो डू यू नीड एन आउट एंड आउट फिनिशर? हाँ, ओ भाई, इससे अच्छा फिर रियान पराग को लेके ज़्यादा बॉलिंग करा लूँ मैं ऑप्शन रख के। ऐसे सोचती है मैनेजमेंट, में ये नहीं कहना ऐसा होगा। आई थिंक एक क्लियर केस वही है ये कि एक बैट्समैन जो कि बहुत ही अच्छा है इस टाइम पे, सब सोच रहे थे कि नेक्स्ट पोस्टर अब होने वाला है, एंड हो सकता है हो भी जाए, टच वुड, बट जस्ट बिकॉज वो टीम के जो बैलेंस है उसमें फिट नहीं हो पा रहा, कॉम्पोजिशन में फिट नहीं होने वाला, वी कुड सी कि ही माइट नॉट बी एबल टू प्ले इन द टीम। विच इज वाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि गिल, जायसवाल और अभिषेक भी तीनों साथ नहीं करना चाहिए ऑलरेडी इतने वो। तो तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गिल को क्यों वाइस कैप्टन बनाया गया, राइट? फिर अब किसको बाहर निकालने वाले? तो पता नहीं भाई, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया ना। आई थिंक पूरे सेगमेंट का क्रक्स यही है कि आप चाह कर भी कैसे सारे टैलेंट्स को जगह दोगे। और गौतम गंभीर की पोजीशन पे अगर हम देखा जाए तो गौतम गंभीर जिसको ही बाहर निकालेंगे ना उनको गाली ही पड़ेगी। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि हर कोई डिजर्विंग है, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 11 प्लेयर्स ही खेल सकते हैं। आई थिंक वी एज ऑडियंस नीड टू वेट फॉर अ बिट। हमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हो सकता है काफ़ी टाइम तक लोगों को यही लगे कि भाई क्या हर सीरीज में नए आ जा रहे हैं, हर मैच में कोई नया प्लेयर खेल रहा है जो अच्छा खेल रहा था। हाँ, पर वही आखिरी के जो 20 T20 एज यू सेड होंगे उसमें मे बी आपको एक पिक्चर दिखने लग जाएगी, हाँ शायद ये टीम होने वाली है और ये पोजीशंस में ये प्लेयर्स खेलने वो अगले साल होगा, इस साल नहीं। हाँ, तो वही ऑडियंस को वेट करना पड़ेगा उसके लिए। परहैप्स अगले साल की IPL के बाद हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलनी शुरू, बहुत टाइम है। बट आई थिंक इसी के चलते हुए हमने पूरे मैच को भी अच्छे से रिव्यू कर लिया एंड फ्यूचर के लिए काफ़ी सवाल भी उठाए। होपफुली इसमें से कुछ सवालों का जवाब हमें सीरीज के एंड तक मिलेगा, जो कि हम लोग अगले मंडे को कवर करेंगे। बट अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे IPL के बारे में, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो IPL में होने वाला है, जो कि बहुत अवेटेड था लोगों के लिए, काफ़ी टाइम से लोग कहते हैं कि भाई ब्रावो के बारे में बात करी जाए। ड्वेन ब्रावो KKR में कैसे आए हैं और वो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या वो एक अच्छा मूव है कि नहीं है, इसके ऊपर जो पूरी बैक स्टोरी है ना, ये हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट फ्राइडे एक गेस्ट के साथ हमने पॉडकास्ट शूट करा है, एक पॉपुलर जर्नलिस्ट है जिनको आप जानते होंगे। कैसे सिलेक्ट हुए बेसिकली, कैसे उनका नाम उभर के आया, वो सब उसमें डिस्कस होगा। एग्जैक्टली। हाँ, और किन किन नामों को उनसे पहले अप्रोच करा गया था, हाँ, वो सब भी उसमें डिस्कस्ड है। तो मैं
आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनके मुंह से ही सुनना ये बात. नेक्स्ट फ्राइडे का पॉडकास्ट निकालेंगे, बट मैं कुछ स्निपेट्स तोड़ के यहाँ पे भी दूंगा. एंड क्या ये अच्छा है या बुरा है उसको हम अच्छे से आज एनालाइज करेंगे, जो कि आई थिंक मेन रिक्वायरमेंट थी सारे ऑडियंस की. स्टोरी पार्ट तो हम लोग उस पॉडकास्ट में कवर करेंगे. क्रक्स क्या है बेसिकली, ड्वेन ब्रावो कैसे आए. ड्वेन ब्रावो वॉज नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ KKR, और कौन सी प्रेफरेंसेस थी वो अगले फ्राइडे हम लोग डिस्क्लोज करेंगे. बट अल्टीमेटली वो लास्ट मोमेंट पे कैसे आए KKR पे. भरत अरुण जो कि हमारे बॉलिंग कोच हैं, जो कि इंडिया के साथ भी डेथ बॉलिंग पे बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, उन्होंने नाम रिकमेंड करा. और आंद्रे रसल और सुनील नारायण ने अल्टीमेट ठप्पा लगाया कि भाई ले आओ इस बंदे को. ठीक है, ऐसे ड्वेन ब्रावो आए हैं. वन सेकेंड, डिटेल्ड स्टोरी ऑन नेक्स्ट फ्राइडे. अब जब वो आ गए टीम में, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे की, जरा उसको एलैबोरेट करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि किन के कहने पर आए हैं. सबसे पहली बात तो जो सबसे बड़ा पॉइंट था इनके फेवर में ड्वेन ब्रावो के, कि आप ऑलरेडी KKR की बाकी फ्रेंचाइज जो हैं नाइट राइडर्स ग्रुप की, चाहे वो MLC में हो जाए, चाहे वो कैरिबियन प्रीमियर लीग, पता नहीं कहाँ कहाँ फैल गए अब तो, काफ़ी फ्रेंचाइज में ऑलरेडी ये एसोसिएटेड थे, या तो एज अ प्लेयर या तो किसी और रोल में. तो बेसिकली आज की डेट में क्या हो गया है, क्योंकि आप एज अ ग्रुप, एक एज अ कंपनी नाइट राइडर्स जो है अलग अलग फ्रेंचाइज में एक्सपैंड कर रहे हो, अलग अलग लीग्स में जा रहे हो, और ये अलग अलग लीग्स जो है वो ऐसा भी नहीं कि सब सेम टाइम पे हो रही होती हैं, अक्रॉस द ईयर चल रही होती हैं. तो अगर आप 10 लीग में 10 अपने टीम्स खोल रहे हो ना, उतनी बड़ी सरदर्दी भी है. हाँ. उतना ही मुश्किल मैनेज करना भी है. ऐसे में अगर आपको एक बंदा मिल जाए, आपके हाथों पे आ जाए, जो कि ऑलरेडी आपके दूसरे फ्रेंचाइज में रह चुका है, उसको पता है कि आपके क्या वर्किंग होती है, कैसे चलता है क्लब, और अगर आप उसको सारे क्लब्स का मेंटर बना दो तो आपका काम कितना आसान हो गया. आई थिंक एक तरीके से वो है ना कि आपका कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है इसके चक्कर में, प्लस आपको एक कन्वीनियंट वे मिल गया, क्योंकि आपकी फ्रेंचाइज के साथ ही वो एसोसिएटेड है. यू नो आपको अगर आपको 10 जगह काम करना है और 10 अलग अलग लोगों से डील करना है, उससे अच्छा ये कि 10 जगह काम करो बट एक ही बंदे से डील करना होगा. तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा. प्लस ड्वेन ब्रावो के लिए भी अच्छा है क्योंकि ही नोज द फ्रेंचाइज इन एंड आउट, और तो वो हर जगह जाके उसी लेवल पे बेसिकली कॉम्पीट करवा सकता है टीम को. बेसिकली जो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट है ना, कि हमें पता है ये एक बंदा है हमारी लीडरशिप में, ये हमें हर जगह लीड करने वाला है. क्लैरिटी बहुत मिल जाती है और आसान हो जाता है काम, सिंप्लीफाई हो जाती है प्रोसेस. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था ड्वेन ब्रावो को सेलेक्ट करने पे, ये तो हम बात कंफर्म कर सकते हैं. जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा, विच इज़ कि यार देखो ड्वेन ब्रावो को सिलेक्ट तो कर लिया और ये एक रीज़न भी था इम्पोर्टेंट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी फ़ायदे भूल जाएं ड्वेन ब्रावो के. भाई ही इज़ अ मेंटालिटी मॉन्स्टर ऑल्सो. हमने गौतम गंभीर की बात करी, सबसे बड़ा जो सेलिंग पॉइंट था हमारे लिए क्या था कि ये बंदा आके टीम की मेंटालिटी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा. लोग भूल जाते हैं कि ड्वेन ब्रावो मल्टीपल टाइम्स चैंपियन है, IPL बहुत बार जीत चुका है, राइट, कैरिबियन प्रीमियर लीग में कितनी बार जीत चुका है. उसको पता है कि एक टीम जीतती है तो क्या फीलिंग होती है, कैसे उस जीतने के प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है. जब वो मेंटालिटी आपकी इंस्टिल्ड है तो आप ऐसा ही बंदा टीम में लेके आना चाहोगे जो कि बोल सके कि हाँ मैंने ये सब कर रखा है इसलिए मेरी बात सुनो. मैं कमांड. गौतम गंभीर की इतनी इज्जत इसीलिए तो थी, 2 टाइटल जिताए थे KKR को, कह रहा है कि अब मैं एज अ मेंटर जिताऊंगा, तो लोग सुनेंगे ना उसकी बात. आई थिंक वही है ना कि एक तरीके से जब लोग कहते हैं कि एक तो लोग कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल, तो अगर आपने ऑलरेडी इफ़ यू हैव बीन इन दैट पोजिशन तो आपको पता है आपको क्या करना है. एंड अगर वो पता है, प्रूफ है उस चीज़ का कि आपने उस चीज़ को पुल ऑफ कर रखा है, तो जो यंगर बेसिकली आप कह सकते हो यंगस्टर्स है या फिर जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जो कि उस पोजीशन में नहीं रहे या फिर दे हैव फेल्ड टू परफॉर्म इन दो सिचुएशंस, दे विल बी ओपन टू द आइडिया कि हाँ भाई अगर ये बंदा कह रहा है, ये कर भी चुका है, मैंने देखा है ऐसे करते हुए, तो सही कह रहा होगा. और इसमें एक बहुत बड़ा अनदर रीज़न वॉज, वन से लोग भूल जाते हैं, जो अफगानिस्तान के साथ भी उसने काम करा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कमेंडेबल. भाई प्रोग्रेस अफगानिस्तान ने कितनी दिखाई है उसके अंडर T20 फॉर्मेट में. तो सिर्फ फ्रेंचाइज लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका एक्सपीरियंस है एंड पीपल वांट हिम. ऐसा नहीं है कि हर जगह से रिजेक्टेड था इसलिए आए हैं यहाँ पर. तो ऐसे बंदे को जिसकी इतनी हाई पेडिग्री आप उसको लेके आ रहे हो, तो डेफिनेटली एक अच्छा कंटेंडर तो वो बनता ही बनता है. ऑल्दो देन लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर इतना अच्छा कंटेंडर है तो उसे पहले क्यों नहीं अप्रोच वो अभी हम उसकी बात करेंगे आगे. एक और जो मैं लास्ट पॉइंट बोलूंगा, देन वील मूव ऑन टू द गुड एंड द बैड पार्ट ऑफ
ड्वेन ब्रावो, विच इज़ कि हम लोग वन सेकेंड ये भूल जाते हैं वो बंदा किस तरीक़ों से कंट्रीब्यूट कर सकता है टीम में, वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी पे ऑफर है, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट फील्डर, वेरी एथलेटिक फील्डर, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, तो आई थिंक हम सब जानते कितना किस लेवल का बंदा रहा है। आई थिंक आज तक उसका रिकॉर्ड है शायद मोस्ट विकेट्स इन अ सिंगल IPL सीजन का, 30-31 विकेट कुछ थे, आई कुड बी रॉन्ग। स्लो डिलीवरीज का कोई मैच नहीं था उसकी, और बैटिंग भाई, बैटिंग भी कितनी अंडररेटेड थी उसकी। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, नंबर 8 पे बैटिंग कर सकता है, कहीं भी करा लो, फिनिशिंग भी कर लेता है, तो वो हर स्किल सेट पे आपको इनपुट दे सकता है। ऑल्सो ग्रेट डांसर एंड सिंगर। तो मुझे ऐसा हाँ भाई, रील्स का गेम भी अब करता है KKR का। तो जिस तरीके से वो ऑफर कर सकता है अलग अलग एडवाइस अलग अलग फील्ड में, क्रिकेट में भी 2-3 फील्ड्स होती हैं अलग अलग, वो भी एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होगा। आई थिंक वो तो गौतम गंभीर के पास भी नहीं था परहैप्स। हाँ, बॉलिंग में आप क्या एडवाइस लोगे गौतम गंभीर से इतना ज़्यादा? वो एज अ बैटर बता सकते कि अच्छा एक बैट्समैन ऐसे सोच रहा होगा तो ऐसे बॉलिंग करिए। ब्रावो भी वो चीज़ कर सकता है, एंड ही डज बोथ थिंग्स ऑल्सो, प्लस बहुत रिसेंटली भी प्लेयर भी रह चुके हैं। तो आई थिंक इन सब के चलते हुए ड्वेन ब्रावो का बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि वो क्यों एक अच्छे फिट हैं। अब हम लोग ज़रा इस मूव के पीछे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं इसकी बातें भी कर लेते हैं, ठीक है? अभी तो हमने बात करी कैसे वो आए और क्या क्या वो चीज़ें टेबल पे लेके आ रहे हैं, क्या फ़ायदे तुम्हें लग रहे हैं? और सी आई थिंक एक ये तो फायदा बहुत बड़ा था ही दैट ही हिमसेल्फ हैज़ बीन एन ऑलराउंडर, तो वो ओवरऑल कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं टीम को। प्लस आई थिंक जो 2 बहुत ज़्यादा सीनियर फिगर्स है टीम के अंदर, आंद्रे रसल और सुनील नारायण, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। आंद्रे रसल से इनफैक्ट वही थे जिन्होंने बेसिकली वो स्टैंप लगाया कि हाँ भाई इसको ला सकते हो आप। आई थिंक एक बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है कि ये होगा कि जो वेस्ट इंडियंस है ना, जो कि KKR का कोर है काफ़ी हद तक कह सकते हो, नारायण और रसल स्पेसिफिकली, इनकी जो वेलबींग है, एक जो फील गुड एटमॉस्फेयर है, वो भी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प होगी। ये लोग गौतम गंभीर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अब वो चले गए हैं तो नाउ दे हैव समवन जो कि उनकी कंट्री से है, ये कंट्री क्या मतलब कलेक्शन ऑफ आइलैंड आप कह लो, तो उसके चलते हुए आई थिंक वो भी एट होम फील करेंगे और ज़्यादा, उनको समझने वाला एक बंदा है जो कि जानते उनको कैसे यूटिलाइज करना है। देखो नारायण और रसल का रेवोल्यूशन लास्ट ईयर कैसे हुआ, क्योंकि गंभीर नोज एग्जैक्टली हाउ टू यूज देम, उसके चलते हुए ही उनका बेस्ट निकल के आ पाया जब हम सब सोचे थे कि इनको बेच देना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ कंटिन्यू करके रखनी है तो यू नीड समबडी हु नोज बोथ ऑफ देम इन एंड आउट, एंड ड्वेन ब्रावो बिकॉज वो सेम टीम से खेलते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जानता है उनको। आई थिंक एटमॉस्फेयर वाला पॉइंट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। मतलब जैसे अभी हमने रिसेंटली पॉडकास्ट कर था KKR के एक प्रेजेंटर के साथ, उन्होंने कहा था कि मे बी हो सकता है गौतम गंभीर कुड बी अ बिट इंटिमिडेटिंग फॉर यंगस्टर्स, एंड नेचुरली क्योंकि एक इंडिया का इतना जाना माना प्लेयर जो कि इतना वर्ल्ड चैंपियन है, अपने आप को टॉप लेवल पे प्रूव कर चुका है, प्लस एज अ पर्सनैलिटी ऑब्वियसली वो इधर उधर कभी कभी चीज़ें चेंज होते हुए दिखती हैं। वेन एवर ही इज अ विराट कोहली नाउ डेज, तो लगता है भाई ये तो कौन थे भाई, कहाँ से लड़ रहे थे लोग पहले। इंटरव्यू में भी काफ़ी हंसते हुए बात करते हैं, बट इन जनरल उनकी जो पर्सनैलिटी है आई ऑल्सो थिंक कि हो सकता है इंटिमिडेटिंग हो कुछ लोगों के लिए। अच्छा, आई थिंक ड्वेन ब्रावो बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ऑन दी अदर हैंड काफ़ी हंसी मजाक करने वाले हैं, तो ओवरऑल ड्रेसिंग रूम इन्वायरमेंट जो होगा वो काफ़ी फन हो सकता है ना। ये क्वेश्चन लोग कर सकते हैं क्या ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है या फिर गंदी चीज़ है, क्योंकि एक सीरियस ड्रेसिंग रूम, अ विनिंग ड्रेसिंग रूम इज अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम, ये गौतम गंभीर की फिलोसफी थी। आई डोंट नो कि क्या यही फिलोसफी ड्वेन ब्रावो की भी एग्जैक्टली तो मे बी ये फेवर में भी जा सकता है, अगेंस्ट भी जा सकता है। वो वही बात है ना, जीतने का सब एक तरीका नहीं होता। हाँ, लोगों की अलग अलग फिलोसफी होती है, और गंभीर एक चैंपियन है, सक्सेसफुल है, सेम गोस फॉर ड्वेन ब्रावो। तो आई थिंक वो फर्क तो पड़ेगा। ये भी एक जो बाकी लोगों के लिए भी तुमने कहा वो भी एक पॉइंट हो सकता है पॉसिबली। एक और जो मैं पॉजिटिव पॉइंट दूंगा, आई थिंक एक बंदा जो कि क्लब के साथ ऑलरेडी इतने सालों से काम कर चुका है, प्लस IPL में दी मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज से यहाँ पर आ रहा है, मुझे लगता है एक जो बहुत बड़ा फायदा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एज अ फैन, आई वांट द सीक्रेट्स। ओके, एंड ये होता है जब ब्रेंडन मैकलम KKR को छोड़ के बाकी फ्रेंचाइज में गए थे, तो वहाँ के प्लेयर्स बोलते थे कि भाई ये होती हैं बातें, सब होंगी, नेचुरल है। अगर आपको एम्प्लॉय करा गया, इतना पैसा दे जा रहा है, तो यू विल बी एक्सपेक्टेड कि आप अपना एक्सपीरियंस, वो विनिंग जो भी था इवन अंडर MS धोनी, वो आप शेयर करो टीम के साथ। एग्जैक्टली। तो वो CSK के अगेंस्ट KKR का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है नहीं,
प्लस आई थिंक एक वो केकेआर फैंस को एक बोस्ट करने का भी ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम्हारा जो लेजेंड था वो हम लेके आ गए अपनी टीम के अंदर। हमारे हर फ्रेंचाइज पे बट मैं चाहता हूँ जो इनर ट्रेड सीक्रेट्स है ना वो केकेआर के पास है, एंड सीएसके से बेटर फ्रेंचाइज कोई नहीं है भाई। उनसे ज्यादा आदत जीतने की और किसी टीम को नहीं है, नॉट इवन मुंबई इंडियंस। नो ऑफेंस। तो इसी पे कमेंट आएंगे, देखा पूरे पॉडकास्ट पे सुनेंगे, इसी पे कमेंट आएगा। तो आई थिंक कि वो विनिंग मेंटालिटी प्लस ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ द बेस्ट माइंड MS धोनी, वो हमें अगर थोड़े बहुत मिल जाए, उससे कुछ सीखने को मिल जाए, तो ये भी बहुत बड़ा हैक हो सकता है। राइट। और जो फायदे हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे, जैसे वो एलीट मेंटालिटी लेके आ रहे हैं, चैंपियन माइंडसेट है, ऑलरेडी फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएटेड है तो इजी ट्रांजिशन है, ऑलराउंडर हैं। थोड़े नुकसानों की बात करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट। सबसे पहला नुकसान जो मुझे लगता है, भाई तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, यू कैन नॉट रिप्लेस MS धोनी। सिमिलरली कितने भी अच्छे हो जाओ, क्या तुम गौतम गंभीर को रिप्लेस कर सकते हो केकेआर पे? राइट। आई थिंक गौतम गंभीर का जो इन्फ्लुएंस है केकेआर पे, ओवरऑल द रिस्पेक्ट दैट ही हैज, ड्वेन ब्रावो को ये मिली मिलाई नहीं मिल जाएगी ये चीज़। आई थिंक वो हर किसी को आके टीम में अर्न करनी पड़ती है। ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट रहेगी कि हाँ भाई ये कोच है, मैनेजर है, तो एक बेसिक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट तो रहेगी, बट वो एक होता है ना कि दिल से वो चीज़ आती है कि यार ये तो अपना है। तो आई थिंक वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको नेचुरली करने में, किसी भी प्लेयर को लगेगा ही लगेगा वो करने में, बट आई डोंट थिंक कि ही शुड बी लुकिंग टू रेप्लिकेट वॉट ही हैज़ डन। एज यू सेड ना, जीतने के अपने अपने तरीके होते हैं। हो सकता है ड्वेन ब्रावो अपने एक अलग तरीका लेके आए जो कि सक्सेसफुल हो सकता है, बट स्पेसिफिकली स्टिकिंग टू द नेगेटिव पार्ट, आई थिंक गौतम गंभीर का एक जो चीज़ थी जो कि उसने एस करी है केकेआर में, दैट इज हिज ऑक्शन। एंड आई एम नॉट श्योर कि ड्वेन ब्रावो क्या ऑक्शन एस कर सकता है। मे बी ही इज अ ग्रेट कोच, मे बी वो विनिंग मेंटालिटी लेके आता है, बट अगर आपका मे बी 40% ऑफ IPL इज वन इन द ऑक्शन, क्या ऑक्शन वो एस कर सकता है? वो बहुत बड़ी चीज होगी। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि गौतम गंभीर को अभी हमने पहला पॉइंट ये डिस्कस करा कैसे क्या वो ऑन फील्ड जो उनकी ऑरा है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनके टैक्टिक्स हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, वो खुद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट जैसे कि तुमने कहा, आई थिंक अब मेजॉरिटी पार्ट जो डिटर्मिन करते हैं कि क्या आप IPL में सक्सेसफुल होगे कि नहीं, वो ऑक्शन पे होता है, जो कि फील्ड पे नहीं है, फील्ड के बाहर की बात है। उसमें क्या आप गौतम गंभीर को रिप्लेस कर सकते हो, और भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता पर्सनली कि चंद्रकांत पंडित के पास वो लेवल का एक्सपर्टीज है ऑक्शन में। अब अभिषेक नायर जैसे लोग भी टीम में नहीं है जो कि ग्रूम करते थे, स्पॉट करते थे, स्काउट करते थे टैलेंट्स को, यंग टैलेंट्स को। तो उनके इनपुट्स भी नहीं होंगे कि अच्छा आप इस बंदे को टारगेट कर सकते हो ऑक्शन में, जो कि शायद महंगा नहीं बिकेगा क्योंकि लोगों की नज़र नहीं है, पर ये 10 सालों में बहुत लंबा बेनिफिट देगा। इन सब की मदद के बिना क्या ड्वेन ब्रावो वो काम अचीव कर पाएंगे? एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आप कितने भी अच्छे मेंटोर हो जाओ, कितने भी अच्छे कप्तान हो जाओ, गौतम गंभीर खुद भी कहते हैं कैप्टन इज जस्ट एज गुड एज हिज टीम। अगर आप नेदरलैंड्स के कैप्टन हो और आप बहुत अच्छे कैप्टन हो, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे, क्योंकि इंडिया शायद एक बुरे कैप्टन के साथ भी आपको हरा देगी। टीम इतनी अच्छी है। तो वो टीम बनाना भाई, या तो अलग से एक ऑक्शन स्ट्रैटेजिस्ट लेके आओ, या तो फिर ड्वेन ब्रावो पे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा इतना एक्सपीरियंस ड्वेन ब्रावो को ऑक्शन टेबल पे कभी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर है। एंड शायद वो उनके इनपुट्स और ऑन फील्ड सजेशंस बहुत अच्छे हों, शायद ऑन पार हो विद गौतम गंभीर, बट अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो आप क्या करोगे उन सबको? ये तो परहैप्स शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक और क्वेश्चन मार्क जो मैं कहूँगा, अभी हमने बात करी कैसे वो अलग अलग फ्रेंचाइज में केकेआर के हैं, तो उसके वजह से एक ईजी ट्रांजिशन होगा, उनको पता है काम कैसे करते हैं क्लब के अंदर। कुछ वेस्ट इंडियन प्लेयर्स भी हैं, वो भी एट होम फील करेंगे। मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एक और ये भी था, हमारा इंडियन कोर मैनेजमेंट का पूरा जा चुका है। दो सबसे बड़े जो नाम थे, गौतम गंभीर, अभिषेक नायर, दोनों जा चुके हैं। आप कितने भी चिल्ड आउट पर्सन हो, कैसे भी हो, आप क्लब में बहुत टाइम से काम कर रहे हो, एक स्क्वाड में, एक 25 लोगों की स्क्वाड में 15 लोग कम से कम इंडियन ही होते हैं। उनसे आप जिस लेवल पे कनेक्ट कर पाओगे, क्या वो एक इंडियन जितना होगा? गौतम गंभीर एक इंडियन थे, एक बेटर कनेक्ट पॉसिबली हो सकता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बातें भी हैं।
क्या ब्रावो उस चीज पे खड़े उतर पाएंगे? उसमें ब्रावो की गलती नहीं है, ये बस एक कल्चरल फर्क है। हाँ, एज एन इंडियन आपको नेचुरली थोड़ा एडवांटेज होगा। नहीं होगा, एंड आई थिंक एक वो भी पॉइंट आता है, अगर आपको 25 लोग मेंटेन करने हैं तो क्या एक आदमी काफी है उस सब के लिए? अभी तक हमने देखा कि अभिषेक नायर था बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच इनका अलग है, फिर इनका एक मेंटोर अलग है। अब यहाँ पे ड्वेन ब्रावो ले तो आया, अब उसको सब कुछ करना है। नहीं, तो ये सब बोल रहे हैं कि ये लोग अभी और लोगों को अनाउंस करने वाले हैं। अच्छा, ओके। वो स्ट्रिक्टली एज अ मेंटोर ही काम करेंगे, बट जो प्रॉपर एक जो स्पेसिफिक रोल्स हैं असिस्टेंट कोच के, हेड कोच के, वो सब अभी आने वाला है। फेयर पॉइंट, फिर ठीक है। बट स्टिल आई थिंक एज अ मेंटोर आपको जो आपका इन्फ्लुएंस होगा, भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेंटोर लाने की जरूरत है नहीं। हाँ, एडेड पोजीशन है, वो एडेड पोजीशन है जो कि गौतम गंभीर ने फेमस कर दी है। इतना ज्यादा कोई चलन था नहीं एक मेंटोर का होने का, जो कि फील्ड पे रह के सब बता रहा होता। तो केकेआर अगर मेंटोर लेके आई है ना, चाहते तो ड्वेन ब्रावो को एज अ कोच भी लेके आ सकते थे आप। वो मेंटोर लेके आप आई इसलिए क्योंकि नाउ यू रियलाइज कि एक फर्क पड़ता है इस चीज से, थैंक्स टू गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर जो फर्क लेके आ रहे थे वो अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑफकोर्स एक इंडियन फैक्टर होता है। जब आप एक इंडियन हो, आप उस तरीके से इंडियन प्लेयर से बातें कर सकते हो जो कि फॉरेन प्लेयर नहीं कर सकता, उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या ड्वेन ब्रावो चीज कर पाएंगे? या तो अब जो कोचेज आ रहे हैं वो इंडियन हो कि ड्वेन ब्रावो को कुछ कम्युनिकेट करना तो उनके थ्रू कर दे, बट अगर अब जो कोचेज आएंगे ना वो भी अगर फॉरेन हो तो शायद एक इशू होगा। अब पता है लोग शायद सोच रहे होंगे कि यार ये कोई वैलिड रीजन लग नहीं रहा सुनने में, बट इससे बहुत फर्क पड़ता है। आई थिंक फर्क पड़ता है। आप खुद को इमेजिन करो ना, अगर आप 21-22 साल के एक प्लेयर हो, यंगस्टर हो, जो कि अभी अभी टीम के अंदर आया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली में कि आप बहुत कंफर्टेबल हो पाओ ऐसे एंड बात कर सको खुल के। एक को कम्युनिकेशन गैप रहेगा ही रहेगा, वो कल्चरल डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो एक इंडियन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वाई व्हाट यू सेड ना कि एक अलग अलग ये लोग कोचेस लेके आएंगे। आई थिंक बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि इंडियन कोच आए, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बट जैसी जा रही हैं चीज़ें अभी तक, आई थिंक अब ये तीनों प्रॉब्ली, अभी तक गौतम गंभीर के अंदर एक ही एक बंदा था जो कि बॉलिंग कोच था, जो कि फॉरनर था, बाकी सब तो इंडियन ही थे। यहाँ पे अभी एक फॉरनर आ चुका है। आई थिंक इंडियन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टू सम दिस अप, क्या तुम्हें लगता है ओवरऑल कि ड्वेन ब्रावो को मेंटोर बनाने का अच्छा डिसीजन है? एक नेट पॉजिटिव है, नेट नेगेटिव है? सी आई थिंक ये हमने बहुत जो तारीफ करी है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें लेके आता है, बट एट द सेम टाइम केकेआर में बहुत टाइम से एम्प्लॉयड है वो। ऐसा क्यों था कि वो इतना लेट उस पर डिसीजन लिया गया? क्यों वो स्टार्टिंग की 2-3 चॉइसेस में नहीं था? अभी जो हम लोग आपको वो अगली फ्राइडे वाली पॉडकास्ट में बताएंगे, उसमें आपको पता चलेगी ये चीज़ कि पहले 3-4 लोगों को अप्रोच करा गया था, जो कि एक नाम ऐसा भी जो कि आप सब चाहते थे शायद। हाँ, जो कि लाइक प्रायोरिटी लिस्ट पे ऊपर थे। ड्वेन ब्रावो काफ़ी नीचे थे, काफ़ी लेट इनको मेंशन भी करा गया पूरी मीटिंग के अंदर। सो कोई ना कोई तो रीज़न हो गई ऑब्वियसली इसका, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि मतलब जो पॉजिटिव्स हैं वो डेफिनेटली है, बट सब कुछ बहुत हंकी डोरी नहीं है। हो सकता है चीज़ें गलत तरीके से भी काम कर जाएं अल्टीमेटली, बट हाँ, एटलीस्ट एज अ केकेआर फैन यू कैन होप कि चीज़ें बेटर। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इट इज़ अ ग्रेट चॉइस। ओके, क्योंकि गौतम गंभीर के जाने के बाद हार्डली मार्केट में से 1-2 नाम ही थे जो कि आप इमेजिन कर सकते थे एज अ मेंटोर। हाँ, और किसी ने भी ड्वेन ब्रावो का नाम सोचा भी नहीं था। जो स्किल सेट, एक्सपर्टीज और माइंडसेट वो लेके आ रहा है, आई थिंक देयर इज अ लॉट टू ऑफर। बहुत वैल्यू वो ऑफर कर सकता है, बट अगर वो किसी तरह से सपोर्ट स्टाफ का हेल्प लेकर या फिर खुद अपना ये 2-3 चीज़ों पे काम करके वो जो हमने कमियां बोली उनको फिक्स कर ले, आई थिंक बहुत ही तगड़ा एडिशन हो सकता है, एंड एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर हो सकता है जो कि अगर पे ऑफ कर गया, हैट्स ऑफ टू केकेआर's थिंक टैंक, राइट, कि जिसने किसी ने भी नहीं सोचा था ब्रावो आ गए। बहुत पोटेंशियल है इस साइनिंग पे, मैं इस बात पे एंड करना चाहता हूँ। बट अब यहाँ से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आईपीएल के टॉपिक पे, एंड ये एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है बट इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड ये मुझे काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। क्या हुआ है भाई, पहले मैं कॉन्टेक्स्ट लेआउट कर देता हूँ। हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कैसे जो आरटीएम का रूल आया है इस बार ऑक्शन के लिए, वो थोड़ा चेंज हो चुका है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, पहले क्या था, 1 सेकंड में एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मैं केकेआर हूँ, तुम आरसीबी हो। रिंकू सिंह को मैंने कहा मैं रिटेन नहीं करूंगा, मैं आरटीएम के थ्रू ऑक्शन में लूंगा। बिड होते होते गई 10 करोड़ तक। तुम आरसीबी तुमने 10 करोड़ पे बिड कर दिया और तुमने क्लोज कर दी बिड। अब जो बिडर है वो मेरे से पूछेगा, केकेआर हूँ मैं, कि भाई क्या आपको रिंकू सिंह चाहिए? मैंने अपना पैडल उठा दिया, उन्होंने कहा ठीक है। अब 10 करोड़ में केकेआर के पास वो आ गया आरटीएम के अंडर। अभी तक ये रूल होता था। अब चेंज क्या हो गया है,
जब 10 करोड़ पे तुमने बिड क्लोज कर दी, उसके बाद मैंने अपना पैडल उठा दिया, अभी तो 10 करोड़ मेरे पास आ जाता, बट अब तुमसे दोबारा पूछा जाएगा, एक और चांस मिलेगा, एक और चांस मिलेगा, और तब तुम एक ब्लाइंड बिड मार सकते हो। तुम सीधा 30 करोड़ भी कह सकते हो 10 की जगह पे, और फिर मेरे ऊपर है कि क्या मैं आरटीएम यूज करना चाहता हूँ कि नहीं। आई थिंक ये रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एंड ये बिडिंग के एक्चुअल ट्रू नेचर को एक्सप्लॉइट करता है एंड लेके आता है, बहुत एंटरटेनिंग है। मैंने तब भी कहा था ये, अगर, और पर ये मैं ऐसा फैन बात कर रहा हूँ, अगर मैं टीम्स की बात करूँ, भाई टीम्स की सरदर्दी बहुत बड़ी है इससे। एंड अपेरेंटली इसीलिए कई सारे फ्रेंचाइजेस ने बीसीसीआई से कंप्लेन करी है कि इस रूल को आप हटाओ, क्योंकि अब पता है इसका रीज़न क्या है, साफ साफ पता चल रहा है। बेसिकली फ्रेंचाइज का दिमाग घूम गया। आपको जो इतनी खुली छूट दे दी गई है ना कि आरटीएम करना है तो आरटीएम करो, रिटेंशन करना है तो रिटेंशन करो, जो मर्जी करना है करो, 6 के 6 कर लो, सिर्फ 2 कर लो, सिर्फ 1 कर लो। इसके चलते हुए नाउ द फ्रेंचाइज आर अनेबल टू मेक अ गुड स्ट्रैटेजी। क्लियरली मुझे ये लग रहा है, क्योंकि पता है क्या है, अगर आप 6 के 6 रिटेंशन यूज करोगे तो आपके पास पैसे बचेंगे नहीं ऑक्शन में। अगर आप रिटेंशन यूज ना करके आरटीएम पे भरोसे रहोगे तो कोई ब्लाइंड बिड मार देगा, तो आपने प्लेयर को लेके कैसे आओगे वापस? प्लस पता चला आपने कम रिटेंशन कर ली, बाकी सबने पूरी कर ली, तो बड़े प्लेयर बचे ही नहीं लाने के लिए। तो बेसिकली फ्रेंचाइज की कंप्लेंट क्या है कि आपने ये सब कहने के लिए दिखावा कर दिया 5-6 प्लेयर्स को रिटेन करने का, बट एक्चुअली में आपने कंडीशन ऐसी क्रिएट कर रखी है कि कोई भी टीम में सेम प्लेयर्स रहेंगी ही नहीं, मोस्ट लाइकली सब चेंज हो जाएगा। तो ये आप प्लीज इसको हटा दो। इसके ऊपर जरा 3-4 मिनट डिस्कशन करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? मतलब मैं समझता हूँ फ्रेंचाइज का पर्सपेक्टिव क्या है, बट क्या होना चाहिए इसको लेकर? सी आई थिंक अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है तो आपको कर देना चाहिए। इससे पहले भी हमने डिस्कस करा था कि ये पूरा रूल है ही ऐसा कि ये बिडिंग वॉर्स को प्रमोट करेगा बेसिकली। अगर जैसे तुमने कहा ब्लाइंड बिड मार सकते हो, मैंने 30 करोड़ मार दी और तुमने आरटीएम करा तो तुम्हें लेना पड़ेगा वो प्लेयर, और अगर आरटीएम नहीं करा तो मुझे लेना पड़ेगा 30 करोड़ में वो प्लेयर। हाँ, ये बात भी है। हाँ, तो आई थिंक ये चीज लोग भूल जाते हैं, जो फ्रेंचाइज कंप्लेन कर रही है कि आप इतना भी मत डरो भाई, जो ब्लाइंड बिड मारेगी टीम वो भी ये सोच के मारेगी कि अगर बाय चांस दूसरे बंदे ने मना कर दिया फिर तो मेरे बजट में से पैसे कट रहे हैं। 50-50 प्रोबेबिलिटी होगी उस चीज की, बट आई थिंक वही है ना कि एज अ फैन आपको देखने मजा आएगा, जितने ज्यादा पैसे लेंगे उतने ज्यादा आपको देखने मजा आएगा। प्लस ये ऑक्शन का पूरा जो एंटिसिपेशन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया इसी चक्कर में, क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा अच्छे आ गए, अच्छे इन द सेंस फैन के लिए एंटरटेनिंग हो गया। बट ये टीम्स से आई थिंक एक्सपेक्टेड था ही, दे विल थिंक कि हम यहाँ पे 3-4 घंटे बिता दे तो भी हो सकता है कि हम सारे लोग मिलके इंक्लूडिंग द व्यूअर्स, हम लोग किसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे अग्री ना कर पाए सब लोग, क्योंकि हर कोई सोचेगा डिफरेंट तरीके से। ऐसे ही आईपीएल के जो खुद की टीम्स होंगी उनमें जो भी थिंक टैंक बैठता होगा उनका भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इस टाइम पे स्ट्रैटेजी बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटसाइड फैक्टर्स है जो कि उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आई वुड से। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है एज यू सेड सारे थिंक टैंक्स का, एंड एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत डिफिकल्ट है। बेसिकली मीन्स कि ऑक्शन एस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। एंड एज वी सेड इन द प्रीवियस सेगमेंट की 40% ऑफ द आईपीएल इज वन इन द ऑक्शन। अगर आप ऑक्शन एस नहीं कर पाए तो देयर इज अ वेरी बिग चांस कि आप आईपीएल नहीं जीत सकते। फिर जिसने ऑक्शन एस कर दिया वो आईपीएल जीत जाएगा। सो काम बढ़ना था नेचुरली, बट आई थिंक यार काम बढ़ रहा है तो फिर आप हायर करो फिर वैसे लोग जो कि प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बना पाए। थोड़ा फिर आप गैम्बल लो ऑक्शन के अंदर और उसके हिसाब से करो। एक पैटर्न है जो तुम नोटिस करोगे, अगर कंप्लेन से उन्हीं फ्रेंचाइज से आ रही है जो चाहती है कि हमारी टीम जितनी सेम हो पाए उतनी रहे। क्या तुम्हें लग रहा है कि पंजाब इस बात पे कंप्लेन करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्या तुम्हें लगता है आरसीबी कंप्लेन करेगी? नहीं करेगी। आई थिंक वही केकेआर, एसआरएच, सीएसके, एमआई ये सब यही टीम्स होंगी जो करेंगी कंप्लेन। आई थिंक सबसे ज्यादा अभी जो हालत खराब हो रखी है वो एमआई और केकेआर की है। हाँ। एसआरएच को भी, क्योंकि वो थोड़ी बहुत छूट मिल गई ना कि वो फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहो जितना कर लो। अभी केकेआर और एमआई, क्योंकि एमआई के पास तो ऐसे एसेट हैं, वो अभी तक क्रैक्ड था वो सिस्टम। वो क्योंकि अब जब 18 करोड़ के सारे प्लेयर हैं उनको अब नहीं रोक सकते। कैसे रोकोगे? इट इज इम्पॉसिबल फॉर एमआई टू रिटेन देयर को, एंड सेम गोस फॉर केकेआर। आई थिंक इन दोनों की तो हालत खराब हो रखी है अभी। एंड पर्सनली क्या ये रूल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आई थिंक ये सुनने में एंटरटेनिंग बहुत लगता है। आई थिंक फैंस को तो बहुत मजा आएगा देखने में, बट इसको हमें इन ऑपरेशन एक बार देखना पड़ेगा। अगर इससे डायनामिक्स अच्छे हो रहे हैं ऑक्शन के तो डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। अगर लगता है कि इश्यूज हो रहे हैं तो हटा सकते हैं। रिगार्डलेस एक सीजन ट्राई तो करके देखना ही पड़ेगा, और ये ट्राई तभी होगा जब एक मेगा ऑक्शन आ रहा है। एक मिनी ऑक्शन में ये ट्राई नहीं हो सकता। तो यही टाइम है ट्राई करने का, एंड अगर ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होता है आई थिंक एक
टोटली नई पॉसिबिलिटी खोल सकता है। क्योंकि पता है मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जो ब्लाइंड बिडिंग होगी ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि जैसे तुम आरसीबी हो, तुमने 10 करोड़ पे रिंकू सिंह क्लोज कर दिया, अब मैंने एज केकेआर कहा कि मेरे को चाहिए, तुम ब्लाइंड बिड सीधा 20 करोड़ की नहीं मारोगे भाई, क्योंकि तुम्हें पता है बाय चांस मैंने मना कर दिया फिर तो तुम्हारे 20 करोड़ गए और तुम्हारी बची टीम बनाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। तो तुम शायद सिर्फ 10 की जगह 12 करोड़ बोलोगे, सिर्फ 2 करोड़ और एज केकेआर अगर मुझे वो 2 करोड़ और स्पेंड करके अश्योरिटी मिल रही है कि मुझे रिंकू सिंह मिल रहा है तो मैं माइंड नहीं करूंगा शायद इतना 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा देने के लिए। आई थिंक हो सकता है पूरे ऑक्शन के अंदर हमें ऐसे 2-3 इंस्टेंस देखने को मिले जहां पर टीम्स ने उल्टी सीधी हरकत करने का ट्राई करा और फंस भी गए वो लोग अल्टीमेटली। बट मिल जाए तो बहुत मजा आएगा भाई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो थिंक कि टीम्स वेरी वेल नो अबाउट दिस फैक्ट कि अगर हमने ब्लाइंडमेंट मारी तो वो तो कह देंगे ले लो भाई, फिर अगर इतना ही माना है तो फिर ले लो और फिर हम ही फंसेंगे। तो आई थिंक ये टीम्स के लिए भी अगर हम लोग यहाँ बैठे बैठे आराम से चीज़ समझ सकते हैं तो आई थिंक उनको भी इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इतना आसान रूल है नहीं जितना सबको लग रहा है। एंड दैट इज़ वाई सब थोड़ा कोऑपरेट करके चलेंगे एंड शायद ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिले ज़्यादा। विच इज़ वाई आई थिंक कि लोग शायद थोड़ा ज़्यादा डर रहे हैं इससे, क्योंकि बेसिकली क्या है हर एक रूल ना आपके दिमाग में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। हाँ, एंड जब अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है तो फ्रेंचाइज समझ नहीं पा रहे कि हम स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाएं। हम तो गारंटी ले नहीं सकते कि ये प्लेयर वापस आ जाएंगे अनलेस अनटिल हम रिटेंशन यूज कर लें। जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स है वो काफी कम हो गए इसलिए थोड़ा ज़्यादा छटपटा रहे हैं फ्रेंचाइजेस। बट शायद एक्चुअली में ये ऑक्शन के डायनामिक्स को इतना अफेक्ट ना करे, शायद 1-2 करोड़ से प्राइस इन्फ्लेट होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो आई थिंक इस रूल को हटना तो नहीं चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करो। अगर आप देखते हो कि इससे ज़्यादा डायनामिक्स ऊपर नीचे हो जा रहे हैं तो शायद आप हटाने का सोचोगे। ऑल्दो वो भी तभी होगा जब कोई टीम इतनी बेवकूफ़ है कि वो सीधा ब्लाइंड में डबल 2x मार रही है, सीधा 15 करोड़ के 30 करोड़ बोल दिया। पोटेंशियल है कुछ फ्रेंचाइज में ऐसा करने का, बट आई होप कि नहीं होगा। एंड सो लेट्स सी इस रूल के बारे में क्या होता है और आगे। बट अब हम यहाँ से अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉब्ली द मोस्ट फायरी टॉपिक ऑफ दिस सेगमेंट और ऑफ दिस पॉडकास्ट, बिकॉज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या आरसीबी नेक्स्ट सीजन विराट कोहली को कैप्टन बनाएगी या उन्हें कोई और इंसान की तरफ देखना चाहिए, पॉसिबली रोहित शर्मा। लेट्स स्टार्ट दिस सेगमेंट बाय अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। आरपी सिंह ने अभी रिसेंटली कहा है, जो कि एक क्रिकेटर है हमारे, कि अपेरेंटली आरसीबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को रिटेन करने का सोचेगी और कोई भी रिटेंशन नहीं करने वाली। जो पूरी 20-25 लोगों की स्क्वाड है, सिर्फ एक बंदा रिटेन होगा 18 करोड़ में, बाकी सारे पैसों से वो प्ले आउट करेंगे, 102 करोड़ बचेंगे, पूरी नई टीम बनाएंगे, आरटीएम्स के ऊपर रिलाई करेंगे शायद। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज नॉट दैट बैड ऑफ अ स्ट्रैटेजी टू बी, मतलब आफ्टर ऑल। क्योंकि देखो अगर तुम्हें 18 करोड़ में सिराज रोकना है, क्या वो 18 करोड़ के वर्थ है? क्वेश्चनेबल। कैमरून ग्रीन कुड बी, शायद सस्ते में भी मिल जाए। रजत पट्टीदार नहीं। विल जैक्स नहीं। तो शायद आप आरटीएम यूज करके थोड़े सस्ते में प्लेयर्स को ले सको। विराट कोहली डेफिनेटली महंगे बिकेंगे, उनको रोकना बनता है। यश दयाल क्या 14 करोड़ में बिकेंगे, 18 करोड़ में बिकेंगे? परहैप्स नो, लग रहा है, शायद लाइकलीहुड हो सकता है। बहुत हद तक ये चीज़ डिपेंड करेंगी कि ऑक्शन में किस प्रोफाइल के प्लेयर की डिमांड है। जैसे अभी लास्ट से मिनी ऑक्शन में फास्ट बॉलर्स की डिमांड बहुत थी, तो नेचुरली हर किसी की प्राइस इन्फ्लेट हो गई थी। यश दयाल जैसे बंदे भी 5 करोड़ के ऊपर बिके थे। तो वो डायनामिक्स पे भी डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, बट शायद ये कितनी बुरी स्ट्रैटेजी ना हो। सी आई थिंक आरसीबी इज वन ऑफ दोज टीम्स जिसका नेचुरली, इवन जब हम लोग वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, हमने 6 गिनाए तो थे, बट उस टाइम पे भी हमने कहा था कि आरसीबी इज वन ऑफ दोज टीम्स जिसमें आपको शायद हो सकता है देखने को मिले कि बहुत कम रिटेंशंस हो, रिटेंशंस आरटीएम सब मिला के। ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि अगर आप सिर्फ विराट कोहली कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब फिर आपको ऑक्शन तो फिर मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपको कौन कौन लेने, आपको पता यही अवेलेबल होंगे। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। अगर एक रिटेंशन जितना आप गैम्बल ले रहे हो तो फिर तो आपको इतनी अश्योरिटी तो होनी चाहिए कि फिर भाई फिर हम ऑक्शन ना पेल ही देंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा पैसा फिर इनके पास होगा। आई डोंट थिंक बहुत सारी ऐसी टीम है जो कि सिर्फ एक रिटेंशन करेंगी, मतलब वो भी आई थिंक हो सकता है ज्यादा टेंशन कर ले, शायद ज्यादा हो क्योंकि वो सिर्फ एक अनकैप्ड प्लेयर यूज करे 4 करोड़ का। हो सकता है, बट आई थिंक वही वन ऑफ दोस टीम्स होंगी जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होने वाला है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स। तो या तो फिर आप ये सोच के चलो कि फिर हम पीटी देंगे सबको ऑक्शन में, और अगर आपके पास वो अश्योरिटी नहीं है तो भाई शांत रहो थोड़ा, या फिर अश्योरिटी या फिर वो एक्यूमेंट नहीं है भाई।
हर किसी के पास वो इंटेलिजेंस नहीं होती। हाँ, और वो हमें दिख गया था लास्ट ईयर, राइट, जब पैट कमिंस के पीछे चले गए थे लोग 20 करोड़ लेकर। इनका पूरा बजट ही चला जाता उसके पीछे। हो सकता है भाई कोई, बट वॉट एवर इट इज, अगर आपके पास इतना दिमाग हो तो ही ये करना, वरना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। सोच लो कितना ज्यादा आप केपेबल हो और उसके बेसिस पे अपनी ऑक्शन स्ट्रेटेजी डिसाइड करो। एंड इसका मतलब ये जरूर है कि फैब डू प्लेसी नहीं रुकेंगे। हाँ, एंड ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि एकदम सही है आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 40 के हो रहे हैं आई थिंक, एंड एज अ बैटर अब वो अगले 3-4 साल तक इतना ऑफर नहीं कर सकते इन माय ओपिनियन सैडली। एज अ कैप्टन भी वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग कैप्टन नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से तो फैब डू प्लेसी को कैप्टन नहीं होना चाहिए। और अगर वो कैप्टन नहीं है तो आई थिंक मार्केट में आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट आप मार्केट को भूल जाओ, आपके टीम में कैमरन ग्रीन, विल जैक्स, 2 ऐसे बंदे जो कि ओपनिंग कर सकते हैं। तो आपको क्यों एक ओपनर चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, जो कि 43 के होंगे नेक्स्ट मेगा ऑक्शन तक, या फिर 45, हू नोस। तो डुप्लेसी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब कई लोग कह रहे हैं डेविड वार्नर को, भाई वंस अगेन इट्स अ डम आइडिया इन माय ओपिनियन। वार्नर हु इज वंस अगेन नियरिंग 40 इज नो लॉन्गर द बैट्समैन दैट ही यूज्ड टू बी। इन माय ओपिनियन आईपीएल के ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम वार्नर है। हमने इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया था, सबकी बातें करी थी, डिविलियर्स, कोहली, गेल, रोहित शर्मा। बट अब वो सेम प्लेयर नहीं रहे। एंड एक लेट 30s में एक बंदे को कैप्टन बनाना जो कि बैटिंग में भी उतना नहीं कर पा रहे, इसके लिए शायद सिर्फ एक ही एक्सेप्शन अलाउड है, इसकी बातें हम करेंगे अभी। वो इंडियन होने चाहिए, वो वार्नर नहीं हो सकते। या रिटेन वो अपने एक फॉरनर स्पॉट भी खा लिया और फिर आप एक्चुअली में वो दोनों चीज़ें जिसके लिए आपको लाया गया था, दोनों स्किल्स आप एस भी नहीं कर पा रहे, तो यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक अल्टीमेटली। फिर आप उस फैब डू प्लेसी को ही रोक लो। एंड सो आई थिंक हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि आइडियली कैप्टन इंडियन होना चाहिए। फॉरेन में बहुत कम ऑप्शन ऐसे हैं। और अब इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो कौन कौन आ सकता है ऑक्शन में। सूर्य कुमार यादव अगर आते हैं, आई थिंक आंखें मीच कर आरसीबी को उनके पीछे जाना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली, जैसे सारी टीम्स जाएंगी, जैसे आई होप आरसीबी भी जाए। अनदर पॉपुलर ऑप्शन राइट नाउ इज केएल राहुल, जिसके बारे में ऑलरेडी लिंक्स आ रहे हैं। एंड क्योंकि वो पहले आरसीबी से खेल चुके हैं, उसी रीजन से बिलोंग करते हैं, इंडियन है, कैप्टन भी अभी एक फ्रेंचाइज के हैं, विकेट कीपर भी है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है आरसीबी की। आई थिंक केएल राहुल का भी काफ़ी रीजंस हैं कि उनका क्यों सेंस बनता है जाना। मेरे बस ऑब्जेक्शन इस बात से है, केएल राहुल क्या T20 प्लेयर अब वो वैसे हैं जैसे थे? बहुत डूबियस है। बाय द वे, जो हम लोग नाम ले रहे हैं सारे प्लेयर्स के, इनकी भी जो एक्चुअल रियलिटी है ये आपको वो फ्राइडे वाले पॉडकास्ट में देखने को मिलेगी। हमने इन सारे प्लेयर्स की बात करी है कि कैसे किसको अप्रोच करा जा रहा है, किसका कैसा नेक्स्ट फ्राइडे जो है, हाँ, कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उनकी आने के अंदर टीम के अंदर, एंड कितनी प्रोबेबिलिटी कि वो अपनी फ्रेंचाइज एटलीस्ट छोड़ देंगे। तो इस सब का भी प्रॉपर डिस्कशन करा गया उस पॉडकास्ट में। तो आई थिंक आप सबको बहुत पसंद आएगा वो। मेरा सबसे बड़ा इशू एक और जो केएल राहुल के साथ यही है, क्या आप मुझे ये कह रहे हो, पता है काफ़ी मैंने कमेंट्स पढ़े हमारे पिछले कुछ रील्स और पॉडकास्ट में जब हमने केएल राहुल की बात करी है। हाँ, अच्छा, लोग उसमें ये कह रहे हैं कि भाई तुम क्रिकेट ना अभी देखना शुरू करा है, केएल राहुल बेस्ट T20 बैट्समैन है, टॉप 5। आई थिंक लोग अभी तक वो 17, 18, 19 के सालों के हैंगओवर से उतरे नहीं है। एंड पिछले 4-5 साल की रियलिटी से वो वाकिफ नहीं है। क्योंकि केएल राहुल सैडली इज नो लॉन्गर द T20 प्लेयर दैट ही यूज्ड टू बी। पोटेंशियल इतना कि कभी भी वापस आ सकते हैं, बट मैं कब तक पोटेंशियल पे बैक करूं जब 10 साल निकल गए ऑलरेडी। सेकेंडली, क्या गारंटी कि एज अ कैप्टन जब आपके पास ऑलरेडी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप अपनी बैटिंग का बेस्ट निकाल के लेके आ पाओगे? सिर्फ एज अ बैटर तो खेल नहीं रहे हो। थर्डली, मॉडर्न T20s में जहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर रूल अगले 3 साल तक रुकने वाला है और 250 के स्कोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और आप चिन्नास्वामी में खेलते हो जो कि सबसे हाई स्कोरिंग विकेट है इंडिया का, वहाँ पे अगर केएल राहुल और विराट कोहली आपके ओपनर्स हैं ना, तो भाई आई एम सॉरी, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब आपके टीम में विल जैक्स और कैमरन ग्रीन जैसे बंदे बैठे हुए हैं और आप फिर भी विराट कोहली और केएल राहुल से ओपनिंग करा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने अपनी ब्रांड वैल्यू को अपने स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। विच इज देन अगेन आप ये एक्सपेक्ट करोगे आरसीबी से, बट एट द सेम टाइम कुछ ना थोड़ा तो सेंस बनाना चाहिए, वो चीज़, वो पॉइंट है। एंड केएल राहुल एंड विराट कोहली अगर ओपनिंग कर रहे हैं, मतलब विराट कोहली का तो चलो एक मामले में आ गया तब भी कैसा, तो चलो उसने लास्ट आईपीएल में भाई ऑरेंज कैप विनर था, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से खेला,
बट क्या आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो लगातार वैसे सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं नाउ दैट ही हैज ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम T20s? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली में. एंड KL राहुल का अगर वो आएगा टीम में तो आई थिंक एज अ कैप्टन ही आने वाला है. अगर वो एज अ कैप्टन, विकेट कीपर, बैट्समैन सब करने वाला है. जब LSG में ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म, लोग वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि इस गौतम गंभीर ने इंडियन टीम को और KKR को मेंटालिटी मॉन्स्टर बना दिया और वो KL राहुल को नहीं बना पाया LSG में रह के. सो मतलब मेंटालिटी असाइड, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे प्लेयर पे जो कि ऑफ लेट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा फ्रैंकली स्पीकिंग, तो आई थिंक वो भी सही नहीं है. एग्जैक्टली फिर कैप्टेंसी प्रोवाइड कर देना, फिर एक्सपेक्ट करना ओपन करके आप भाई अपना नेचुरल गेम इस टाइम पे जो ऑफ लेट हो गया 3-4 साल में उसको भी आप हटा के वापस अपना ओल्ड डेज वाली बैटिंग कर लो. इट विल बी टू मच टू आस्क. एंड सो अब यहाँ पे बात आती है विराट कोहली और रोहित शर्मा पे. हाँ, रोहित शर्मा का काफी लाइक्लीहुड है कि वो ऑक्शन पे जाएंगे. हाँ. अब इन दोनों पे जरा डिस्कशन करते हैं कि इनमें से कौन एक बेटर फिट है एज अ कैप्टन फॉर RCB. ठीक है, सबसे पहले तो मैं RCB के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं. अगर विराट कोहली कप्तानी के लिए मान जाए, RCB के लिए ये बेस्ट केस डिसीजन हो सकता है. ओके. क्यों? आपको बेसिकली ऑक्शन पे ये हेडेक लेके नहीं जाना कि मुझे एक कैप्टन को ढूंढने की जरूरत है. एंड कैप्टन को ढूंढने की जरूरत है शायद इसलिए मुझे एक 38 ईयर ओल्ड को भी लाना पड़े टीम में, जो कि अपने आप में ही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है. तो मैं वैसे भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे कैप्टन लाना है. सेकेंडली, अगर विराट कोहली जो कि सबसे बड़े नाम है वो कैप्टन भी बन जाए, ये डेफिनेटली फ्रेंचाइज को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट देगा. ये फैक्ट, इकोनॉमिक बूस्ट, राइट. हाँ, लोग सोचेंगे अच्छा ऑलरेडी RCB से तो है तो और क्या बूस्ट. नहीं भाई, अगर वो कैप्टन बन गया ना तो इट्स अ 2x बूस्ट डायरेक्टली. मॉनेटरीली पैसों के मामले में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है. अपने आप में कितनी बड़ी स्टोरी है यार. वापस आ रहा है. जो नॉन RCB फैंस हैं वो भी देखेंगे RCB को फिर इस मामले से कि विराट कोहली दोबारा कैप्टन बन के क्या करता है. क्योंकि वो हमारी कंट्री का इतना अच्छा कैप्टन रह चुका है तो सबके सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है. प्लस जिस तरीके से उसका कैप्टेंसी पूरा टेन्योर ही खत्म हुआ था, सबको लगा था कि यार ये एक वो कैप्टन था जिसके पास एबिलिटी बहुत ज्यादा थी एंड बस वो एक वो ट्रॉफी नहीं डिलीवर हो पाई. व्हिच मींस दिस वुड बी रिडेम्पशन आर्क. हाँ, कितना बढ़िया मीडिया नैरेटिव बनेगा इससे. तो ऑफ फील्ड जितने भी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं सब पॉजिटिव हैं अगर विराट कोहली कैप्टन बन जाए तो. व्हाट अबाउट ऑन फील्ड दो? अब ऑन फील्ड की बातें करते हैं और अब यहाँ पे रोहित शर्मा की बातें होंगी, क्योंकि सबसे इजी और सबसे क्विक डिसीजन, सबसे कम थिंकिंग वाला डिसीजन यही है कि विराट कोहली को मना लो और कैप्टन बना दो. ऑक्शन में इससे हेल्प होगी ही होगी. हाँ. ठीक है, बट अगर आप ट्रॉफी जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, क्या विराट कोहली बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है अगर रोहित शर्मा आ सकते हैं तो? देखो, विराट कोहली को कैप्टन बनाने का एक और पॉइंट ये भी है, रोहित शर्मा आ सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेट पे सजा के RCB को दे दिए जाएंगे. बाकी 9 फ्रेंचाइज भी लड़ेंगी उनके लिए. तो इतना आसान होगा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि रोहित शर्मा आएंगे कि नहीं आएंगे. तो ऐसे में विराट कोहली आपको गारंटी दे रहे हैं कि वो रिटेन्ड है और कैप्टन भी है. तो यू वुड एनी डे प्रेफर दैट. हाइपोथेटिकली अगर रोहित शर्मा RCB आ जाते हैं, जो कि AB डिविलियर्स ने भी कहा अभी रिसेंटली, इफ दिस हैपेंस दिस विल बी द बिगेस्ट ट्रेड एवर. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट मेक्स सेंस आल्सो. नहीं, अगर वो दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा में साथ में ओपनिंग करते हुए दिख रहे एक ही फ्रेंचाइज के लिए, प्लस वन सेकंड जो मार्केट वाली बात करी हमने, वो नेक्स्ट लेवल जाने वाली है. रोहित एंड विराट इन द सेम स्काई रॉकेट करने वाली है. बट आई थिंक रोहित शर्मा को RCB में लाना, इट इज प्रोबब्ली द क्लोजेस्ट, द फास्टेस्ट पार्ट टू सक्सेस. अब इसके ऊपर डिबेट करते हैं जरा. जैसे हमने विराट कोहली के लिए कहा कि ऑफ द फील्ड रीजंस बहुत अच्छे हैं, सेम फॉर रोहित शर्मा. एज अ कैप्टन आ रहे हैं विराट कोहली के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, एंड दोनों सेम टीम में खेल रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं. इससे बेटर क्या होगा? प्लस रोहित शर्मा का व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि पिछले 2-3 साल में उसकी खुद की मार्केट वैल्यू, खुद की ब्रांड वैल्यू नेक्स्ट लेवल गई है. ऑफ लेट आप बहुत ज्यादा उसको देखने लग गए हो, इवन इन दीज एड्स वगैरह में. विराट कोहली को उल्टा कम देखने लग गए हो. मे बी बिकॉज उसके पर्सनल प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई है, मे बी बिकॉज ही हैज शिफ्टेड टू लंडन. बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा का एकदम से बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिला इन हिज ब्रांड वैल्यूएशन. तो वो बहुत फायदा करेगा इफ ही कम्स टू RCB. एंड सो नाउ कमिंग टू द ऑन फील्ड सॉल्यूशंस. ऑफ फील्ड तो हमें पता है कि दोनों चीज़ों में विन विन है. क्या विराट कोहली एक बेटर ऑप्शन है एज अ कैप्टन फॉर RCB अगर RCB को ट्रॉफी जीतनी है तो?
अज्यूमिंग कि रोहित शर्मा टीम में आ सकते हैं। सी इफ यू जस्ट गो बाय नंबर्स, विराट कोहली के 143 गेम्स में 66 विन्स हैं और 70 लॉसेस हैं, मतलब विनिंग परसेंटेज 50 से कम है। एंड जितने भी कैप्टन्स ने 100 से ऊपर मैचेस कैप्टन करे हैं उसमें से सिर्फ विराट कोहली ऐसा है जिसकी लॉसेस विन से ज्यादा है आईपीएल की हिस्ट्री में। आईपीएल की हिस्ट्री में 100 से ज्यादा जिन लोगों ने कैप्टन करे मैचेस। ओके, आईपीएल की हिस्ट्री में जिन भी कैप्टन्स ने 100 से ज्यादा मैचेस में कप्तानी करी है, विराट कोहली अकेले एक ऐसा बंदा है जिसकी नंबर ऑफ लॉसेस नंबर ऑफ विन से ज्यादा, बेसिकली 50% से कम विन परसेंटेज है उसकी। रोहित शर्मा की 55% है, उसने मैचेस भी ज्यादा कैप्टन करे, 158 करे उसने और 87 विन्स और 67 लॉसेस है, 20 का गैप है बीच में। सो आई थिंक सिर्फ आप नंबर्स के बेसिस पे जाओ, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे नहीं जाना, सिर्फ रिजल्ट्स के बेसिस पे जाओ, ट्रॉफीज के बेसिस पे जाओ, सिर्फ ट्रॉफीज के बेसिस पे जाओ, जो कि सबसे ज्यादा इजी कंपैरिजन होगा किसी एक नए बंदे के लिए भी। आई थिंक ऑन फील्ड तो यार देयर इज नो कंपैरिजन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। दिस इज नॉट टेस्ट क्रिकेट, दिस इज वाइड बॉल क्रिकेट, दिस इज आईपीएल। एक बंदा जिसने 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीती हुई हैं, जिसका विन परसेंटेज इतना अच्छा है, जिसने टाइम एंड टाइम अगेन सीएसके को बीट करा हुआ है, जिसमें धोनी था, एनी डे ही इज अ बेटर ऑप्शन देन विराट कोहली। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि विराट कोहली इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट रेड बॉल कैप्टन दैट इंडिया हैज एवर सीन, बट वाइट बॉल में रोहित शर्मा बहुत आगे है, कोई कंपैरिजन नहीं है। राइट। अब इशू पता है यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। अगर विराट कोहली कैप्टन बनते हैं, क्या एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि उनकी बैटिंग पे इफेक्ट आ जाए? क्योंकि एक बंदा जब कैप्टन बन रहा है इतने टाइम बाद, दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, फर्स्टली विराट कोहली विल हैव टू गो बैक ऑन हिज वर्ड। हाँ, जो कि उन्होंने सोचा था कि वो कप्तानी दोबारा नहीं करेंगे। बड़ी बात वही है। क्या उससे मेंटली फर्क पड़ेगा? आई थिंक मेंटली तो मे बी उतना फर्क ना पड़े, बट आई डोंट थिंक प्रेशर होता है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था। नहीं, प्रेशर डेफिनेटली होता है, बट आई थिंक विराट कोहली उस टाइम पे जिस माइंडसेट में थे, अब उस माइंडसेट पे नहीं है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप के पीछे एक बहुत बैकलॉग था, जिसमें देखने को मिला था लगातार फेलियर्स हो रहे एंड में पहुंचते पहुंचते, एंड वो चीज़ उसको बहुत चुभी थी, बिकॉज इन अ पॉडकास्ट ही सेड दैट मैं टाइम एंड टाइम अगेन फाइनल्स आ रहा था, सेमीफाइनल्स आ रहा था, एंड आई वाज टर्म्ड एज अ फेल्ड कैप्टन। तो वो क्लियरली बात बहुत चुभी थी उनको, इसी चलते उन्होंने रिजाइन कर दिया कैप्टनसी से। आई थिंक मेन बात वो है कि विल ही गो बैक ऑन हिज वर्ड, क्योंकि एक बार अगर विराट कोहली ने एक चीज डिसाइड कर ली है, इट इज हाईली अनलाइकली कि वो उस चीज पे वापस जाते हैं। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा अनलाइकली है, लास्ट टाइम जब फाफ डू प्लेसी आई थिंक एक मैच के लिए इंजर था, विराट कोहली आया था कैप्टनसी के लिए, तो लोग बहुत खुश हुए थे, भाई विराट कोहली वापस आ गया। सो आई थिंक ये जो वर्ड पे वापस जाने वाली बात है, जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, आपकी ईगो आएगी, वहाँ पे मे बी आप सिर्फ ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के टर्म्स में ना भी देखो, इट इज जस्ट अ डिसीजन यार, जो कि एक बंदे ने ले लिया अपनी लाइफ में कि मेरे को नहीं करनी ये चीज़। ये ईगो शायद और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी ना हो, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, इट इज हाईली अनलाइकली कि विराट कोहली जैसा बंदा ऑफ हिज स्टैचर, वो बंदा उस चीज़ पे वापस जाएगा। अरे मेरा मेन पॉइंट पता है क्या है, मुझे लगता है कि अगर आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली बनते हैं, तो जो ये डर है कि क्या उनकी बैटिंग इफेक्ट होगी, मुझे उल्टा लगता है। मुझे लगता है उनकी बैटिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। क्यों? लास्ट सीजन हमने देखा था ये, जब वो इनिशियली थोड़ा स्लो खेल रहे थे, 2-3 लोगों ने क्या बातें करी, गेम नेक्स्ट लेवल पे गया। आई थिंक लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि उनका करियर का सेकंड बेस्ट आईपीएल सीजन गया है। उनको पता था उनका लास्ट T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इससे बड़ी आग और क्या चाहिए आपको अपनी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। अब वो T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। क्या कोई ऐसा इंसेंटिव है अदर देन विनिंग द आईपीएल इटसेल्फ, व्हिच इवन इफ इट डज नॉट, ही इज स्टिल द ऑल टाइम टॉप लीडिंग स्कोरर ऑफ आईपीएल। वर्ल्ड कप जीते हुए भाई दोनों। वही तो मुझे लगता है एक जो नई एक फायर सेट इन करने का रीजन जो सकता है ना, वो ये है कि आप कप्तान बन जाओ। एंड हमने ये देखा है हिस्टोरिकली कि विराट कोहली जब भी कैप्टन बनते हैं, उनकी बैटिंग नेक्स्ट लेवल पे जाती है। आई थिंक एक नए इंसेंटिव की तरह ऐड कर सकता है टू मेक हिम बैट इवन in a much more fiercer way than before. I think fearsome वाला पॉइंट ये भी है ना कि as you said ना कि अब वो T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब वो पूरे साल में उनके पास 2 महीने हैं जहाँ पे वो मतलब आड़ा टेढ़ा कुछ भी करके खेल सकते हैं। And it does not matter what he does now because वो T20 में नहीं खेलेंगे इंडिया से। हाँ, तो कोई प्रेशर नहीं। तो अब वो जैसा चाहे खेल सकते हैं उन 2 महीने में। एंड ये चीज़ इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज। ऑब्वियसली मे बी दे डोंट केयर अबाउट इट क्योंकि विराट कोहली ब्रांड वैल्यू लेके आ रहा है, बट अगर हम स्पोर्टिंगली देखें, अगर वो ऐसा खेलने को रेडी हैं, एकदम फियरलेस, और कैसे भी आके बस आते ही मारना स्टार्ट करना है, तो इट एक्चुअली कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर आरसीबी। अब इसमें पता क्या है, जो दूसरा डुअलिटी है,
रोहित शर्मा इज अ मच बेटर प्रूवन कैप्टन, हाँ बट क्या हुआ एज अ बैटर इतना लेके आ रहे हैं टेबल पे, और उनकी जो एज है, क्या सेंस बनता है कि आरसीबी उनके पीछे जाए, अगर हम लोग ऑन फील्ड बातों की बातें कर रहे हैं तो? सी आई थिंक 3 चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे एक टीम जो है वो किसी प्लेयर के पीछे जाती है. ऑब्वियसली मैं उस यहाँ पे वो अकाउंट नहीं कर रहा कि टीम बैलेंस का बैठा है, टीम कॉम्पोजिशन का बैठा है. एक पर्सनल लेवल पे कैप्टेंसी है तो कैप्टेंसी ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर होगा. पर्सनल जो उसके स्टैट्स है, पर्सनल जिस चीज़ में वो एक्सेल करते हैं, बैटिंग बॉलिंग जो भी हो, इन केस ऑफ रोहित शर्मा बैटिंग उसमें कैसे है, एंड देन ऑब्वियसली एक ब्रांड वैल्यूशन होती है. तो 2 टिक मार्क तो लग ही रहे हैं कैप्टेंसी और ब्रांड वैल्यूशन पे. इट इज़ जस्ट अबाउट हिज बैटिंग, एंड बैटिंग में भी पता है पॉइंट ये है कि हाँ उनने एमआई की तरफ से परफॉर्म नहीं करा पिछले 10 साल के अंदर, बट एज अ बैट्समैन यू कैन जेन्युइनली नेवर राइट हिम ऑफ. भाई जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से वो इंटरनेशनल ओडीआईज में बैटिंग करते हैं, कोई ये देख के कह सकता है कि यार ये आईपीएल में नहीं चल पाएगा यार, या फिर अगले 3 साल तक नहीं खेल पाएगा. आपको हमेशा वो पॉसिबिलिटी दिखती है कि यार ये बंदा तो एक्सेल करना चाहिए आईपीएल में. हाँ वो नहीं कर पाए, वो चीज़ उनके पर्सनल करियर में या फिर पर्सनल आईपीएल करियर में वो चीज़ थोड़ी फेलियर रही है, बट मे बी रोहित शर्मा के लिए भी ऐसा हो सकता है भाई दिस इज अ न्यू स्टार्ट. भाई मुंबई से निकल के बैटिंग को दोबारा इग्नाइट करके आप देख सकते हो. प्लस वो भी T20 से जा चुके हैं, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर भी अपनी पोजीशन जस्टिफाई करने का. आई थिंक उनके लिए भी ये इक्वली गुड हो सकता है. हाँ. बस सेम इशू यही है कि ये दोनों में से जो भी कैप्टन बनेगा वो अपने लेट 30s में आने वाले हैं. 36, 37, 38. मतलब आप बेसिकली ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट मेगा ऑक्शन आते आते हमें फिर से एक नया कैप्टन चाहिए होगा. हाँ. ये आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक इशू लगता है. आई थिंक इशू है क्योंकि बाकी टीम्स थोड़ा और लंबा सोचती हैं, बट मैं देन अगेन उसी पॉइंट पे स्टिक करूंगा जिसमें मैं बहुत सारी पॉडकास्ट में करता आया हूँ कि आरसीबी शुड जस्ट फोकस कि हम कुछ ना कुछ करके अगले 2-3 साल में एक कुछ भी करके मतलब एक टाइटल जीत जाए भाई. चाहे उसमें आपको 40 साल का प्लेयर लाना पड़े, चाहे उसमें आपको 42 ईयर ओल्ड MS धोनी एज कैप्टन लाना पड़े, कुछ भी करके आप एक टाइटल जीत जाओ ताकि आप वो उस टैग से निकल जाओ. उसके बाद आई थिंक वो खुद भी प्रेशर रिलीज हो जाएगा यार सारे प्लेयर्स क्या पता उसके बाद 1-2 टाइटल और आ जाए उसके बाद. तो आई थिंक आरसीबी अगर शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके चल रही है, पर्सनली आई डोंट थिंक कुछ बहुत गलत है उसमें. ऑब्वियसली अगर ये चीज़ पुल ऑफ नहीं हो पाती तो अगले 3 साल बाद उनको काफ़ी हार्म करेगा क्योंकि बाकी टीम्स ने अगले 10 साल का सोच रखा है. बट अगर आरसीबी ये शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके कुछ ना कुछ करके एक टाइटल पुल ऑफ कर लेती है तो सब तारीफ करेंगे फिर इसकी. एंड आई थिंक टू सम अप, अगर मुझे चॉइस दी जा रही है, मैं बहुत टेम्प्टेड हूँ विराट कोहली को दोबारा कैप्टन बनाने के लिए. इवन इफ रोहित शर्मा इज, बट मैं रोहित शर्मा के साथ सेम क्योंकि रोहित शर्मा नॉट जस्ट एज अ कैप्टन आ रहे हैं, बट रोहित और विराट साथ में खेलने का वो कमर्शियल वैल्यू आ रही है. प्लस न्यू आइडियाज, न्यू गाय, प्रूवन मैच विनर, प्रूवन कैप्टन, शायद टीम के नक्शे को बदल सकता है. विराट कोहली बहुत अच्छी है इस टाइम पे. विराट कोहली का दोबारा कैप्टन बना रहे हो ना, इट साउंड्स लाइक द आइडियल फेरी टेल फ्रॉम विराट कोहलीज पर्सपेक्टिव. मेन मेरा समअप मैं इसी चीज पे करना चाहता हूँ. द स्टोरी सीम्स टू गुड टू बी ट्रू कि विराट कोहली वापस आके जिता दे. ये सब आप जो सोच रहे हो ना दिमाग में, ये सब विराट कोहली के पर्सपेक्टिव से. हमें आरसीबी के पर्सपेक्टिव से बात करनी है. आप ऑब्जेक्टिवली सोचो और विराट कोहली का नाम हटा दो, इट इज अ डम डिसीजन. हाँ, अ गाय हु हैज द वर्स्ट परसेंटेज amongst all the captains who have captained for more than 100 games. उसको, और जिसने कहा है कि मुझे कप्तानी दोबारा नहीं करनी, जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली है, अगर उनका आप नाम हटा दो तो यू वुड नॉट वांट टू मेक हिम द कैप्टन. एंड ये ज़्यादा इमोशनल डिसीजन हो जाएगा. एंड वन सेकेंड, आई थिंक जो भी फैन सोच रहा होगा, एक बार ऑनेस्टली सोचना है, 1 सेकेंड पॉज लेकर. आप जो भी कहानी अपने दिमाग में बना रहे हो वो विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. आई थिंक रोहित शर्मा अगर आएंगे, ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के. विराट कोहली को भी उनका टाइटल मिल जाएगा. विराट और रोहित फैंस आपस में लड़ेंगे तो ट्विटर भी खुश रहेगा. भाई वो सबकी आपस में मर्जी है. बट अल्टीमेटली आरसीबी को टाइटल मिल सकता है. आई थिंक मैं तो रोहित शर्मा के साथ ही जाऊंगा. हैविंग सेड दैट, ऑन एन एंडिंग नोट, अ टीम लाइक आरसीबी इज वेरी मच केपेबल कि वो रोहित शर्मा के होते हुए भी केएल राहुल को ही ले आए. विराट कोहली को भी कैप्टन ना बनाया जाए, केएल राहुल को कैप्टनसी भी दे दी जाए, ओपनिंग भी कराया जाए और टीम के अंदर इस तरीके से लाया जाए. मैं ये चीज लास्ट से जरूर बोलूंगा, अगर रोहित शर्मा टीम में नहीं आते, आई थिंक द बेस्ट डिसीजन फॉर आरसीबी वुड बी कि कोहली को कैप्टन बनाया जाए. सेम विराट, केएल राहुल नहीं. नंबर 1 चॉइस रोहित, सेकंड विराट कोहली ही होने वाला है. मुझे नहीं लगता कि आपको जस्ट बिकॉज कैप्टन की जरूरत है तो आपको केएल राहुल के पीछे जाना चाहिए.
आपके पास ऑलरेडी ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, एक मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर आप देख लो बस, एक बहुत अच्छी टीम आप बना सकते हो। विराट कोहली को कैप्टन बना के उसका करियर भी रीइग्नाइट करो, उसकी बैटिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। आई थिंक सेकेंड बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि विराट कोहली को कैप्टन बनाया जाए। आइडियल केस फॉर मी इज रोहित शर्मा। आई थिंक तुम भी एग्री करोगे। हाँ। ठीक है, तो और कुछ आई थिंक एंड करते हैं इसी नोट पे। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो भी आपके थॉट्स हैं हमारे सारे जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करे, मेक श्योर कि आप वो हमें कमेंट्स में बताया जाए। अगेन आई विल से कि मेंबरशिप्स खुल चुकी हैं एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी हमने कमेंट्स में हम लोग पिन कर देंगे, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बट इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इस पॉडकास्ट को भी जाकर देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।